अध्याय 0021 दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य। अध्याय 21 दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य। TLN दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य या शेन बिंग तियान साम्राज्य। शेबिंग तियांगों। अधेड़ उम्र की महिला धीरे धीरे चेन जियांग की ओर बढ़ रही थी। उसके हर कदम के साथ चेन जियांग पर दबाव बढ़ता जा रहा था। हालांकि वह उसकी खूबसूरती से कुछ हद तक हतप्रभ था, लेकिन अब वह एहसास पूरी तरह से दूर हो गया था। उसकी त्वचा पर ठंडा पसीना आ गया और उसके अंग अकड़ गए, शरीर अकड़ गया, मानो उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो और वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया हो। जैसे ही उस महिला की फीनिक्स जैसी आंखें उस पर पड़ीं, चेन जियांग को लगा जैसे वह उसके सामने नंगा हो गया हो, मानो वह उसे देख सकती थी, उसका दिल, उसकी इच्छाएं, उसकी क्षमताएं। चेन जियांग को जल्दी ही समझ आ गया कि यह एक बहुत ही दुर्जेय और सक्षम महिला है। उसे लगा कि उसे जल्दी से काम करना होगा, इसलिए उसने अपने मन को शांत किया और ताई ची दिव्य व्यायाम का अभ्यास किया और जल्दी से अपनी आभा को अपनी यिन और यांग दिव्य शिराओं में छिपा लिया। वह सु मेयाओ और बाई यूयू के आदेशों का पालन करना चाहता था और यह सुनिश्चित करना चाहता था कि किसी को भी उसके पास मौजूद या उसकी क्षमता के बारे में कुछ भी पता न चले। हालांकि इसे समझाने में काफी समय लगा, लेकिन ये सब एक पल में हो गया। जैसे ही दोनों उस कमरे में दाखिल हुए जिसमें चेन जियांग थी, फीनिक्स आंखों वाली महिला की भौहें तन गईं और उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। अंदर आते ही उसने देखा कि चेन जियांग शांत था और उसे किसी भी अन्य महिला की तरह देख रहा था। फीनिक्स आंखों वाली महिला हमेशा से अपनी सुंदरता और लावण्य के प्रति सजग रही थी। वह जानती थी कि उसकी शक्ति उसकी सुंदरता को निखारती है और यही बात उसे भी प्रभावित करती है। उसे इस बात का पूरा विश्वास और गर्व था। कोई भी हृष्ट-पुष्ट और स्वस्थ किशोर उसके आकर्षण से तुरंत मोहित हो जाता या कम से कम उसकी उपस्थिति से प्रभावित होता। फिर भी चेन जियांग को देखने के बाद अपनी सुंदरता को लेकर अनिश्चितता का एक अंकुर उसके दिल में गहराई से रोप गया। जियान शियान, तुम्हारा मंगेतर वाकई काबिल है। याओ परिवार के उस घटिया जीनियस से कहीं बेहतर। अधेड़ उम्र की महिला की आवाज धीमी थी। यह एक राजसी और आज्ञाकारी लहजा था। ये साफ जाहिर था कि वह महिला आदेश देने की आदी थी और साफ तौर पर चाहती थी कि उन आदेशों का पालन किया जाए। चेन जियांग ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत अपने हाथों को सलामी में उठाया और कहा, जूनियर चेन जियांग सीनियर को बधाई देता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या ये सीनियर जू जियांग सियन के गुरु हैं? महिला ने जवाब में मुस्कुराकर जवाब दिया। वह उस मनमोहक मुस्कान के जवाब में एक शब्द भी नहीं बोल पाया जो किसी भी पुरुष की आत्मा को मोहित कर सकती थी। चेन जियांग को तुरंत एहसास हुआ कि वह घबरा गया है, लेकिन इतने अलग अलग तरह के लोगों को देखने और उनसे मिलने के बाद वह मुश्किल से ही अपना मन शांत रख पा रहा था। चेन जियांग भी उसके आत्मसंयम की शक्ति से चकित था। हाँ, आप निश्चिंत रहिए और अपनी छोटी पत्नी को मेरे पास छोड़ दीजिए। अधेड़ उम्र की महिला की आवाज में कोमलता थी। पहले के विपरीत आज्ञाकारी स्वर गायब हो गया था और उसकी जगह कोमलता ने ले ली थी। जू जियान ने राहत की सांस ली। वह इस बात को लेकर चिंतित थी कि उसके मालिक और मंगेतर एक दूसरे के बारे में कैसा महसूस करेंगे। हालांकि ये जानते हुए कि वह और चेन जियांग जल्द ही अलग होने वाले हैं, उसके दिल में एक भारी और कड़वी उदासी छा गई। व्याकुलता से अपने होंठ काटते हुए जू जियान ने जड़ी बूटियों का एक पैकेट निकाला और चेन जियांग को दे दिया। मुझे गुरु के साथ जाना होगा, लेकिन आपको जल्दी से आकर मेरी तलाश करनी होगी। जू जियांग ने झुकते हुए बुदबुदाया। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि उनका साथ इतना कम होगा। उसका दिल भी निराशा से भर गया। उसने अपनी होने वाली पत्नी का चेहरा सहलाया और कहा, खुश रहो, हम जरूर साथ होंगे। मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूंगा। जू जियांग के गुरु ने बड़बड़ाते हुए कहा, बेटे, उन मार्शल संप्रदायों की तलाश में जाने से पहले बेहतर होगा कि तुम नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर से ऊपर की ताकत हासिल कर लो। तुम कहते हो कि तुम जियांग की तलाश करना चाहते हो, तो फिर तुम्हें पहले मुझमें ही खोजबीन शुरू करनी चाहिए। आखिरकार मेरे बारे में जानकारी हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। एक बार जब ये हो जाए और तुम मुझे ढूंढने में कामयाब हो जाओ, तो तुम उसे फिर से देख पाओगे। बाद में वह महिला जू जियान की ओर मुड़ी। छोटी बच्ची, चलो, वह बदमाश तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक है। उसकी चिंता मत करो, यह ऊर्जा की बर्बादी है। महिला के जाने से पहले चेन जियांग और जू जियान ने एक दूसरे को गले लगाया। फीनिक्स जैसी आंखों वाली महिला फिर जू जियान को अपने साथ ले गई। चेन जियांग ने उन्हें आकाश में क्षितिज की ओर उड़ते हुए देखा और कुछ ही सेकंड में गायब हो गए। जब चेन जियांग को यकीन हो गया कि अधेड़ उम्र की महिला चली गई है, तो उसने कहा, गहरी और रहस्यमयी होने का नाटक कर रही हो, मुझे कोई जानकारी नहीं दे रही और फिर मुझे ये कहने की हिम्मत कर रही हो कि जाकर उसकी जांच करो। धिक्कार है, कम से कम अपना नाम तो बताओ। वह महिला बहुत शक्तिशाली है। उसे दिव्य अस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य की महारानी के रूप में जाना जाता है। ये सर्वविदित है कि 4 जानवरों के दिव्य अस्त्रों में से एक सिंदूरी पक्षी का दिव्य अस्त्र उसके हाथों में है। उसे आपकी छोटी पत्नी को प्रशिक्षु के रूप में प्राप्त करना एक सौभाग्यशाली अवसर है। सु मेयाओ ने कहा। दिव्य अस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य। चेन जियांग ने उनके बारे में कभी नहीं सुना था। जैसे ही वह इस विषय पर और पूछने वाला था, बाई यूयू ने उसके विचार को बीच में ही रोक दिया। वह महिला बहुत ही दुर्जेय है और उसकी शक्ति भी हमारी जैसी ही है। आखिरकार वह चेनवू मुख्य भूमि के 8 प्रमुख धर्मी संप्रदायों की अधिष्ठाताओं में से एक है। यह अपेक्षित था। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में यहाँ एक प्रशिक्षु को स्वीकार करने आएगी। चेन जियांग को याद आया कि सु मेयाओ और बाई यूयू ने पहले चेनवू मुख्य भूमि का जिक्र किया था।
यह नश्वर मार्शल वर्ल्ड के कई विशाल भूभागों में से एक था। इसके अंदर 8 धर्मी संप्रदाय थे, जिनमें से प्रत्येक का अपना अधिपति था जो उस क्षेत्र का शासक था जिस पर उसका कब्जा था। वे संप्रदाय शक्ति के शिखर पर थे और नश्वर सैन्य क्षेत्र के स्तंभ थे। दिव्य अस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य मूल रूप से एक विलक्षण संप्रदाय था, लेकिन बाद में दुर्जेय अस्त्रों को परिष्कृत करने के अपने कौशल पर भरोसा करके वह आज के राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ। वह महिला अभी उनकी महारानी है, सु मेयाओ ने कहा। चेन जियांग ये जानकर खुश था कि जू जियाजियान की शिक्षिका इतनी शक्तिशाली थी। उसे अब ज्यादा सुकून मिला। हालांकि जू जियाजियान के चले जाने से चेन जियांग थोड़ा निराश महसूस कर रहा था, लेकिन उसने खुद को यकीन दिला लिया था कि यही उसके लिए सबसे अच्छा है। जू जियाजियान द्वारा दी गई जड़ी बूटियों के 6 सेट लेकर उसने और भी बैप्टाइजिंग मैरो डांस को परिष्कृत करना जारी रखा। 3 दिन बीत गए। इस समय तक चेन जियांग ने बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को 4 बार सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया था और केवल एक बार असफल रहा था। वह समग्र परिणामों से संतुष्ट था और आज चेन परिवार के कुलपति भोज की शुरुआत थी। कई परिवारों को आमंत्रित किया गया था और प्रत्येक ने अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी को भेजा था। हर प्रतिभागी चेन जियांग और याओ तियानहुआ के बीच प्रतियोगिता का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। चेन परिवार के भोज में कई अलग अलग परिवार इकट्ठा हुए थे। ये लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि प्रतियोगिता के लिए आए थे। उत्साह के कारण जूनियर सदस्यों में प्रतिस्पर्धा का जोश चरम पर था। रात में एक बड़े मैदान में भोज का आयोजन किया गया था। कई मेहमान चहल पहल से भरे हुए थे। कुछ लोग वाइन की चुस्कियां ले रहे थे, जबकि कुछ लोग मेनू से ऑर्डर कर रहे थे। पूरा भोजन अनुभव समृद्ध और जीवंत था। कुछ अन्य परिवारों के कुलपति आए, लेकिन ज्यादातर नहीं आए क्योंकि उनके और चेन परिवार के बीच संबंध बहुत खराब थे। उन्होंने अपनी जगह अपने प्रतिनिधि भेजे। केवल वही कुलपति आए जिनके चेन परिवार के साथ अभी भी अच्छे संबंध थे। चेन परिवार के विला के विशाल मैदान में दक्षिणी मार्शल साम्राज्य के विभिन्न मार्शल आर्ट परिवारों की युवा पीढ़ियों के कई सदस्य एकत्रित हुए थे। हालांकि उनके बीच ये मुकाबले भव्य और रोमांचक होने वाले थे, लेकिन भीड़ का ज्यादातर ध्यान एक खास मुकाबले पर था जो चेन जियांग और याओ तियानहुआ के बीच था। चेन जियांग द्वारा क्वेंचिंग बॉडी डैन को परिष्कृत करने की खबर फैल चुकी थी। इसके अलावा आज रात याओ तियानहुआ के साथ कीमिया प्रतियोगिता भी थी। दोनों प्रतिभागियों के कौशल के बारे में जानने के बाद एक बड़ा दांव लगा, जिससे इस प्रतियोगिता पर लोगों का ध्यान और भी बढ़ गया। जब भोज लगभग आधी रात तक चला तो मेहमानों में से एक शांत नहीं बैठ सका और चिल्लाया, कुलपति चेन, आपके बेटे और याओ परिवार के बीच कीमिया प्रतियोगिता किस समय शुरू होगी? हम सब बहुत देर से धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। आखिरकार आज रात उन दोनों के बीच की प्रतियोगिता किसी भी अन्य चीज से कहीं अधिक दिलचस्प है। पहले मैंने मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं से शुरुआत करने की योजना बनाई थी ताकि सबका उत्साह बढ़े और सबका मूड भी अच्छा हो, लेकिन ये देखते हुए कि सबने इतने लंबे समय से इंतजार किया है, चलिए अभी शुरू करते हैं। चलो दोनों युवक अपनी प्रतियोगिता शुरू करते हैं। चेन तियानहु की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। आंगन के बीचों बीच कुछ बूढ़े लोग एक बड़ा ऊंचा मंच बना रहे थे। जैसे ही मंच का निर्माण लगभग पूरा होने वाला था, चेन जियांग वहां पहुंच गया। उसने काली चड्डी पहनी हुई थी, जो बहुमुखी गतिविधियों के लिए एक साधारण पोशाक थी। हालांकि चेन जियांग की तुलना में याओ तियानहुआ बस ध्यान आकर्षित कर रहा था। उसका आलीशान गाउन सुनहरी आभा से चमक रहा था। उसकी कमर में एक तलवार म्यान में थी, जिसकी मूठ रत्नजड़ित रत्नों से चमक रही थी। याओ तियानहुआ स्वर्ग के पुत्र जैसा लग रहा था। उसकी मुद्रा, पहनावा और व्यवहार सब में अहंकार झलक रहा था। यहाँ तक कि उसके चेहरे का भाव भी दबंग था और कई लोगों को असहज या यहाँ तक कि दुखी भी कर देता था। याओ तियानहुआ, क्या तुम्हें हमारी मौजूदा बाजी पसंद है? इतनी बड़ी प्रतियोगिता के लिए उसे क्यों न बढ़ा दिया जाए? चेन जियांग ने शांत भाव से कहा। चाहे आपकी शर्त कुछ भी हो, मेरा याओ परिवार उससे मेल खाने में सक्षम है। याओ तियानहुआ ने कहा, उसकी आवाज धीमी और ठंडी थी। हा, मैं सिर्फ अपनी तरफ से दांव लगा रहा हूँ, पूरे चेन परिवार की तरफ से नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक युवा और प्रतिष्ठित कीमियागर होने के नाते मेरी शर्त पूरी करने के लिए तुम्हें अपने पूरे परिवार पर निर्भर रहना पड़ेगा। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। याओ तियानहुआ के चेहरे के भाव विकृत हो गए। वह जानता था कि अपने परिवार के समर्थन के बिना वह 1000 साल के रक्त आत्मा घास की शर्त का मुकाबला नहीं कर पाएगा। चेन परिवार के युवा स्वामी, कृपया ऐसी बकवास न करें। तियानहुआ इस प्रतियोगिता में पूरे याओ परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए उनका समर्थन पाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप स्वयं हैं और वह स्वयं है, एक वृद्ध व्यक्ति ने तुरंत अधीर स्वर में कहा। वह याओ परिवार के बुजुर्ग थे जो याओ तियानहुआ के साथ आए थे। अध्याय 0022, कृपया इसे सत्यापित करें। अध्याय 22, कृपया इसे सत्यापित करें। चेन जियांग ने अपना 1000 साल का रक्त आत्मा घास निकाला और कहा, ये 1000 साल का रक्त आत्मा घास है। चेन जियांग के पास 1000 साल पुरानी रक्त आत्मा घास होने के बारे में तो सभी ने बहुत पहले ही सुन लिया था, लेकिन अब जब ये सबके सामने आए तो वे हैरान रह गए। आखिरकार यह एक विश्व प्रसिद्ध दुर्लभ जड़ी बूटी थी। जाहिर है, अगर मैं इसे सिर्फ शर्त के लिए इस्तेमाल करूंगा तो शायद याओ परिवार मुझे नीची नजरों से देखेगा, इसलिए मैं नर्क आत्मा घास का आधा हिस्सा भी जोड़ दूंगा। चेन जियांग के हाथ में नर्क आत्मा घास का आधा हिस्सा दिखाई दिया। हालांकि इसका आधा हिस्सा सु मेयाओ और बाई यूयू ने खा लिया था, लेकिन बचा हुआ आधा हिस्सा अभी भी बहुत कीमती था। इस बार कई बूढ़े लोग बेताब होकर मंच पर कूद पड़े और चेन तियानहु और चेन परिवार के कई बुजुर्ग भी मंच पर चढ़ गए।
आखिरकार नर्क आत्मा घास एक पौराणिक आत्मा जड़ी बूटी थी। अचानक पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया और हर कोई काली नर्क आत्मा घास को देख सकता था, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए नर्क आत्मा घास के बारे में जानने वाले सभी बूढ़े लोग इसकी पुष्टि करने के लिए उछल पड़े। यहाँ तक कि याओ परिवार के बुजुर्ग भी नर्क आत्मा घास को देखने आए। हाँ, यह एक नर्क आत्मा घास है, स्पिरिट डैन हॉल के भगवान ने जोर से कहा। उनकी आवाज में अवर्णनीय ईर्ष्या और जलन थी, जबकि बूढ़ी आंखों की जोड़ी ने चेन जियांग के हाथों में नर्क आत्मा घास के काले आधे हिस्से को उन्मत्तता से देखा। मैदान में अचानक चीख पुकार मच गई और हर कोई चेन जियांग द्वारा नरक आत्मा घास और 1000 साल की रक्त आत्मा घास का आधा हिस्सा दांव पर लगाने की बात कर रहा था। ये दांव बहुत बड़ा था और ऐसा कुछ था जिसे कोई भी साधारण परिवार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आप क्या शर्त लगाने जा रहे हैं? चेन जियांग ने याओ तियानहुआ और एल्डर की ओर देखा। याओ तियानहुआ और एल्डर का रंग रूप अच्छा नहीं लग रहा था और जो भी कीमिया में पारंगत था उसे पता था कि नर्क स्पिरिट ग्रास एक गहन स्तर की स्पिरिट हर्ब है। स्पिरिट स्तर की स्पिरिट हर्ब पहले से ही बहुत दुर्लभ थी और गहन स्तर तो और भी दुर्लभ था, इसलिए वे इसकी कीमत जानते थे। 1000 साल का जानवर दान और 1000 शिराफल। तुम क्या सोचते हो? बुजुर्ग ने कहा। 1000 साल से ज्यादा जीवित रहने वाले किसी जंगली जानवर की मृत्यु के बाद ही उसके युवानसार से निकला हुआ एक दान बचता है। ये दान 1000 साल का जानवर दान है। अगर इस दान का इस्तेमाल शुद्धिकरण प्रक्रिया में किया जाए तो ये बहुत मददगार साबित होगा। 1000 शिराओं वाला फल भी बेहद कीमती था। यह एक गहन स्तर की आत्मा जड़ी बूटी थी और जाहिर है कि यह हर 1000 साल में एक बार ही उगती थी। इसके अलावा फल के छिलके पर 1000 शिराएं थीं और यह नींव निर्माण दान के शुद्धिकरण में एक प्रमुख घटक था। याओ परिवार का दांव भी उतना ही आश्चर्यजनक था, जिसने एक बार फिर पूरी भीड़ को चौंका दिया। जो भी जीतेगा उसे भारी मुनाफा मिलेगा। अच्छा, सहमत? चेन जियांग ने कहा। नियमों के अनुसार अधिकांश कीमिया प्रतियोगिताओं में जो भी सबसे अच्छा डैन परिष्कृत करने में सबसे तेज होगा वही जीतेगा। डैन की गुणवत्ता का आकलन वहां उपस्थित सभी लोग कर सकते हैं, याओ परिवार के बुजुर्ग ने कहा। चेन जियांग की इस मामले में कोई राय नहीं थी। चेन तियानहु ने अपने बेटे के कंधे थपथपाकर उसका हौसला बढ़ाया। चेन जियांग और याओ तियानहु ने अपनी अपनी कीमिया भट्टियां निकाली ताकि कुछ बड़ों को जांच करने का मौका मिले, ताकि प्रतियोगिता में कोई धोखाधड़ी न हो। परीक्षा के बाद सभी ने उच्च मंच छोड़ दिया और प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा की। चेन जियांग ने जल्दी से जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें कीमिया भट्टी में रख दिया। याओ तियानहुआ स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था कि चेन जियांग ने कौन सी जड़ी बूटियां रखी थीं, और वह मन ही मन कुछ दुखी था क्योंकि वह यह नहीं समझ पा रहा था कि चेन जियांग किस दान को परिष्कृत कर रहा था। फिर भी याओ तियानहुआ अपनी जीत को लेकर आश्वस्त था, क्योंकि याओ परिवार का सदस्य होने के नाते वह बहुत उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री प्राप्त कर सकता था। उसकी राय में समान स्तर का दान बनाते समय उससे बेहतर गुणवत्ता वाला दान कोई और नहीं बना सकता था। याओ तियानहुआ की कीमिया भट्टी से निकलती सुनहरी रोशनी को देखकर चेन जियांग का दिल ईर्ष्या से जल रहा था। उसकी बेचारी कीमिया भट्टी बहुत घटिया थी और कई लोग उसकी भट्टी देखकर ही मान लेते थे कि वह हार जाएगा। ऐसी भट्टी से कीमिया करना तो मजाक ही है। ये तो उस तिपाई भट्टी से भी घटिया है जिसका इस्तेमाल हम अपने परिवार में सूप बनाने के लिए करते हैं। एक किशोर हंसा। ये बात सुनकर बाकी लोग भी हंस पड़े। केवल रसायन विद्या के अच्छे जानकार ही जानते थे कि रसायन विद्या भट्टी से नहीं बल्कि शोधन प्रक्रिया करने वाले व्यक्ति से निर्धारित होती है। अगर वह कोई रसायन विद्या का महागुरु होता तो बिना रसायन विद्या भट्टी के भी वह रसायन विद्या कर सकता था और सफलतापूर्वक दानों का शोधन कर सकता था। जब चेन जियांग बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान का शोधन कर रहा था तब वह याओ तियानहुआ को भी देख रहा था, जब वह अपनी आत्मिक जड़ी बूटियां भट्टी में डाल रहा था। जड़ी बूटियों का अवलोकन करके ही उसने यह निर्धारित कर लिया था कि याओ तियानहुआ एक निम्न श्रेणी नश्वर स्तर के दान, जिसे आत्मिक युवान दान कहा जाता है, का शोधन कर रहा था, जो साधना के दौरान शक्ति प्रदान करता था। इसे सबसे महंगा निम्न श्रेणी नश्वर स्तर का दान कहा जा सकता था और इसका शोधन काफी कठिन था। कीमिया प्रतियोगिताओं में कई लोगों के लिए इस दान का शोधन करना आम बात थी। ये कीमियागरों के लिए भी एक परीक्षा थी कि वे कीमिया की मूल बातें कितनी अच्छी तरह समझते हैं। चेन जियांग ने बहुत पहले ही उस दान को परिष्कृत करने का अभ्यास कर लिया था। हालांकि शोधन की लागत काफी ज्यादा थी और बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान की तुलना में ये थोड़ा ही सस्ता था, इसलिए चेन जियांग के लिए उस दान को परिष्कृत करना ज्यादा उचित नहीं था। नतीजे का इंतजार काफी थका देने वाला था। हर कोई या तो खा रहा था, पी रहा था या फिर मंच पर दो युवा कीमियागरों को देखते हुए बातें कर रहा था। बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए चेन जियांग ने गति का पीछा नहीं किया, बल्कि सावधानीपूर्वक परिष्कृत किया। चेन जियांग को सभी स्पिरिट जड़ी बूटियों को हर्बल पाउडर में पूरी तरह से बदलने में लगभग आधा घंटा लगा, जिससे जल्द ही कीमिया भट्टी रंग बिरंगी हर्बल स्पिरिट क्यूई से भर गई। अब उसे बस विभिन्न हर्बल स्पिरिट क्यूई को एक साथ मिलाना था और फिर तैयार हर्बल स्पिरिट क्यूई को हर्बल पाउडर के साथ मिलाना था। ये सबसे महत्वपूर्ण और बेहद तनावपूर्ण प्रक्रिया थी और अगर इसे सही तरीके से नहीं किया जाता तो पूरी भट्टी फट सकती थी। पलक झपकते ही 2 घंटे बीत गए। अब चेन जियांग के चेहरे पर बहुत गंभीर भाव थे और वह पसीने से तरबतर था। दूसरी ओर याओ तियानहुआ काफी शांत था और उसे निष्क्रिय भी कहा जा सकता था।
वह बीच बीच में चेन जियांग की तरफ देखता। उसे दर्द में देखना याओ तियानहुआ के लिए बहुत संतोषजनक था। वह आसानी से समझ सकता था कि चेन जियांग अपने शोधन के सबसे महत्वपूर्ण चरण पर है और वह आसानी से कोई गलती भी कर सकता था। हो गया 5 आत्मा युआन दान, याओ तियानहुआ अचानक चिल्लाया। इससे सभी क्षण भर के लिए असमंजस में पड़ गए, जबकि चेन जियांग ने अभी अपनी बात पूरी नहीं की थी। सभी ने चेन जियांग की ओर देखा और उसके गंभीर भाव देखकर अनुमान लगाया कि शोधन प्रक्रिया में उसे कुछ समस्याएं आ गई हैं। याओ परिवार का ये प्रतिभाशाली व्यक्ति सचमुच अपनी प्रतिष्ठा का हकदार है। उसने न केवल 2 घंटे में 5 आत्मा युआन दान को परिष्कृत किया, बल्कि यह निम्न श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ नश्वर स्तर का दान भी है। लगता है चेन परिवार का ये बदमाश हारने वाला है, एक व्यक्ति ने कहा। मैंने सुना है कि स्पिरिट युआन डैन को परिष्कृत करना आसान नहीं है। क्या चेन परिवार का वह लड़का भी ठीक उसी डैन को परिष्कृत कर रहा है? अगर ऐसा है तो वह पहले ही हार चुका है और समय से काफी पीछे है, एक और व्यक्ति ने कहा। सब लोग चेन जियांग की स्पष्ट हार पर चर्चा करने लगे। आखिरकार चेन जियांग ने बहुत बड़ा दांव लगाया था। याओ तियानहुआ भी चेन जियांग के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। वह अपनी खुशी बमुश्किल छिपा पा रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि चेन जियांग हार जाएगा और वह जल्द ही 1000 साल की रक्त आत्मा घास और नर्क आत्मा घास जीत लेगा। इन 2 चीजों के साथ वह निश्चित रूप से पूरे दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में प्रसिद्ध हो जाएगा। चेन जियांग ने उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। उसने एक लंबी और गहरी सांस ली और फिर कहा, अच्छा, अब मेरा काम हो गया। चेन जियांग की बात सुनकर भीड़ शांत हो गई और फिर याओ तियानहुआ का उपहास सुनने को मिला। तो क्या हुआ, तुम फिर भी हार गए? चेन जियांग ने अपने माथे पर पसीना पोंछते हुए हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मैंने 3 बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को परिष्कृत किया है, कृपया इसकी पुष्टि करें। 3 बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान। ये सुनकर दर्शक लकड़ी के चूजों की तरह स्तब्ध रह गए। यह अविश्वसनीय था और सभी को शक था कि उन्हें सुनने में समस्या है। चेन जियांग ने वास्तव में एक मध्यम श्रेणी के नश्वर स्तर के बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को परिष्कृत किया था। वह आत्मा युआन दान से कहीं ज्यादा महंगा था। ये संभव नहीं है। वह सिर्फ 16 साल का है। उसके लिए बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को परिष्कृत करना असंभव है। स्पिरिट डैन हॉल के स्वामी अजीब तरह से रोते हुए ऊंचे मंच पर दौड़े। कुछ और बुजुर्ग भी मंच पर दौड़े, साथ ही चेन तियानहु भी, जो चेन जियांग के पास पहुंचे। चेन जियांग, अभी मजाक करने का समय या जगह नहीं है। याओ तियानहुआ को यकीन नहीं हो रहा था कि चेन जियांग ने वाकई बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया है और वह अकेला नहीं था। वहां मौजूद ज्यादातर लोग भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। चेन जियांग मुस्कुराया और उदासीनता से फिर कहा, कृपया इसे सत्यापित करें। अध्याय 0023 स्वर्गीय बाघ तूफान मारक मुट्ठी। अध्याय 23 स्वर्गीय बाघ तूफान मारक मुट्ठी। दोनों रसायन भट्टियों को एक साथ खोला गया। याओ तियानहुआ की रसायन भट्टी में 5 नीले दान थे, जबकि चेन जियांग की रसायन भट्टी में 3 काले दान थे। याओ तियानहुआ ने 5 स्पिरिट युआन डैन तैयार किए हैं, वहीं चेन जियांग ने 3 बैप्टाइजिंग मेरो डैन तैयार किए हैं। चेन परिवार के एक बुजुर्ग ने बेहद उत्साहित स्वर में कहा। चेन परिवार को अब एक सर्वोच्च रसायन शास्त्र का धुरंधर मिल गया था। चूंकि वे चेन परिवार के सदस्य थे, इसलिए जाहिर तौर पर सभी उसकी तरह बेहद उत्साहित थे। याओ तियानहुआ और याओ परिवार के मुखिया ने उन 3 काले दानों को देखा और दान से आ रही सुगंध से ही उन्होंने पुष्टि कर ली कि यह वास्तव में बपतिस्मा देने वाला मज्जा दान था। हालांकि आत्मा दान हॉल के स्वामी ने फिर भी दान को उठाया और ध्यान से उसकी जांच की। ये सचमुच बपतिस्मा देने वाला मज्जा दान है और इसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। सच में दूसरों के लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल है। एक छोटा लड़का सचमुच इस दान को शुद्ध करने में सक्षम है, स्पिरिट डैन हॉल के स्वामी ने बार बार कहा। उनके चेहरे पर जटिल भाव थे और उन्हें अचानक लगा कि उन्होंने अपने 70-80 साल का जीवन व्यर्थ कर दिया है। पूरा मैदान चीख पुकार से गूंज उठा और पुष्टि होने के बाद हर कोई अचंभित रह गया। उन्होंने पूरी रसायन प्रक्रिया देखी थी और चेन जियांग ने कोई चालाकी नहीं की थी और वास्तव में मध्य श्रेणी के नश्वर स्तर के बपतिस्मा मज्जा दान को परिष्कृत करने में सक्षम था। चेन जियांग के पास कोई आध्यात्मिक शिरा नहीं होने की बात बहुत पहले ही भुला दी गई थी और अब हर किसी के दिल में वह एक विशाल क्षमता वाला कीमियागर था। याओ तियानहुआ का चेहरा बुझती हुई आग के अंगारों जैसा था। उसके सुंदर चेहरे पर क्रोध, ईर्ष्या और निर्ममता झलक रही थी। अगर संभव होता तो वह चेन जियांग को जान से मार डालने के लिए बेताब था, क्योंकि चेन जियांग से हारना उसके लिए सरासर अपमान था। तुमने स्वेच्छा से शर्त लगाई थी, अब हार मान लो, अपनी शर्त निकाल लो। चेन जियांग के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन याओ तियानहुआ की आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वह एक उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ तिरस्कार कर रहा था, जिससे याओ तियानहुआ अपने दिल में क्रोधित हो रहा था। याओ परिवार के मुखिया का पूरा शरीर कांप रहा था। वे इस हार से बेहद क्रोधित थे, क्योंकि उनके याओ परिवार ने न केवल बहुमूल्य सामग्री खोई बल्कि अपनी प्रतिष्ठा भी खो दी। उनके प्रशंसित याओ परिवार के प्रतिभाशाली सदस्य भी चेन परिवार के उस सदस्य से कमतर साबित हुए जिसके पास आध्यात्मिक नसें भी नहीं थीं। 1000 साल पुराने बीस्ट डैन का आकार पन्ना के अंडे जैसा था और उसके अंदर 1000 साल पुराने जंगली जानवर की युआन ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। 1000 शिराओं वाला फल सेब जितना बड़ा था लेकिन बहुत भारी था और उसे हाथों में पकड़े हुए चेन जियांग उसके अंदर समाहित ऊर्जा को महसूस कर सकता था। चेन जियांग इन 2 कीमती सामग्रियों को पाकर मन ही मन बहुत खुश था। अगर वह इन सामग्रियों को दानों में परिष्कृत कर पाता तो वह अपनी ताकत बहुत तेजी से बढ़ा पाता।
चेन जियांग, चलो मार्शल आर्ट में प्रतिस्पर्धा करते हैं। याओ तियानहुआ ने अपनी कमर से दोधारी तलवार निकाली क्योंकि उसके शरीर से हत्या की भावना निकल रही थी। चेन जियांग 7वें स्तर के मार्शल आर्टिस्ट को भी हरा सकता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से याओ तियानहुआ की यह चुनौती उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। इस प्रकार चेन परिवार के सभी सदस्य बहुत राहत महसूस कर रहे थे। चेन तियानहु ने आह भरते हुए कहा, युवक, घमंडी मत बनो, वरना तुम्हें एक और नुकसान उठाना पड़ेगा। चेन तियानहु इस समय बेहद उत्साहित थे। उनका बेटा न केवल बैप्टाइजिंग मेरुडैन को परिष्कृत करने में सक्षम था, बल्कि उसने रसायन शास्त्र की 2 अत्यंत मूल्यवान सामग्रियां भी प्राप्त कर ली थीं। अगर लड़ना चाहते हो तो चलो लड़ते हैं, लेकिन अगर चोट लग जाए तो मुझे दोष मत देना। आखिर मुक्कों और लातों में आंखें तो नहीं होती, चेन जियांग ने आलस भरे लहजे में कहा। तब तक चेन परिवार के मुखिया और चेन तियानहु किनारे हट चुके थे, लेकिन याओ परिवार के मुखिया अब थोड़े चिंतित थे। वर्षों के अनुभव से वे समझ गए थे कि चेन जियांग वाकई असाधारण था और अफवाहों में बताए गए कमजोर और आध्यात्मिक शक्तिहीन बच्चे जैसा बिल्कुल नहीं था। तियानहुआ, तुम्हें जीत का कितना भरोसा है? याओ परिवार के बुजुर्ग ने गहरी आवाज में पूछा। मुझे पूरा यकीन है कि मैं जीतूंगा। मैं 5वें स्तर का नश्वर मार्शल आर्टिस्ट हूँ और कई उत्कृष्ट मार्शल कौशल का अभ्यास करता हूँ। याओ तियानहुआ ने चेन जियांग को गुस्से से भरी आंखों से घूरा। वह उसे मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। अच्छा, याद रखना, तुम बस संकेत दे रहे हो, तुम उसकी जान नहीं लेना चाहते। आखिरकार हम चेन परिवार के विला के अंदर हैं। याओ परिवार भी ऊंचे मंच से नीचे उतरने लगा। चेन जियांग को लगा कि यह स्थिति कुछ अजीब है। अभी कुछ देर पहले सबको लग रहा था कि वह बपतिस्मा देने वाले मजजा दान को परिष्कृत नहीं कर सकता और अब वे फिर से यह अनुमान लगा रहे थे कि वह कमजोर है। चूंकि यह प्रतियोगिता आपने प्रस्तावित की है, तो क्यों न हम इसमें एक छोटी सी शर्त भी जोड़ दें? चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए पूछा। याओ तियानहुआ को जवाब न देते देख चेन जियांग समझ गया कि याओ परिवार दोबारा दांव नहीं लगा सकता। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम जीत गए तो 1000 साल का जानवर दान और 1000 नसों वाला फल वापस ले जाओगे, लेकिन अगर तुम हार गए तो हमारे चेन परिवार को स्पिरिट डैन हॉल के भगवान को वापस लेने का मौका मिलेगा। वह फिर हमारे चेन परिवार का कीमियागर बन जाएगा और हमें स्पिरिट डैन हॉल की आधी स्पिरिट जड़ी बूटियां भी मिल जाएंगी। कैसा रहेगा? स्पिरिट डैन हॉल वर्तमान में याओ परिवार की संपत्ति थी। इससे यह निश्चित था कि याओ परिवार ने स्पिरिट डैन हॉल के स्वामी को पहले ही भर्ती कर लिया था। चूंकि स्पिरिट डैन हॉल के स्वामी को कम से कम कुछ हद तक कीमिया का ज्ञान होना आवश्यक था, इसलिए चेन जियांग इस प्रतिभाशाली व्यक्ति को चेन परिवार में शामिल करना चाहता था। कोई बात नहीं, लेकिन स्पिरिट डैन हॉल अब भी हमारे याओ परिवार का ही रहेगा। याओ परिवार बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत मान गया। उसके हिसाब से ये बस एक कीमियागर और कुछ सस्ती स्पिरिट जड़ी बूटियां थीं। याओ परिवार के पास इनकी कोई कमी नहीं थी और याओ तियानहुआ को अपनी जीत का पूरा यकीन था। स्पिरिट डैन हॉल के स्वामी केवल ऊंची सांसें भर सके। उन्हें सट्टेबाजी का दांव समझे जाने पर बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्हें ये भी लगा कि चेन परिवार में शामिल होने में कोई बड़ी समस्या नहीं है। शायद भविष्य में उन्हें चेन जियांग से व्यापार करके नर्क स्पिरिट ग्रास हासिल करने का मौका मिले। चलो अपना हथियार निकालो, याओ तियानहुआ ने ठंडे स्वर में कहा और अपनी दोधारी तलवार हिलाई जो ठंडी और क्रूर आभा से चमक रही थी। चेन जियांग ने जवाब में अपना सिर हिलाया और कहा, मैं हथियारों का इस्तेमाल नहीं करता। तो फिर मुझे अशिष्टता का दोष मत दो। याओ तियानहुआ ने अपनी तलवार उठाई और स्थिर कदमों से मंच पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह कांप उठा। उसके इस कदम से साफ जाहिर था कि उसका हमला जोरदार और शक्ति से भरपूर होने वाला था। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन किसी को सोने की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। इसके विपरीत सभी बहुत ऊर्जावान थे, क्योंकि ये 2 बेहद प्रतिभाशाली युवा कीमियागर मार्शल आर्ट में प्रतिस्पर्धा करने जा रहे थे। कीमियागरों के बारे में आम धारणा यही थी कि वे बहुत शक्तिशाली नहीं होते, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत थी। कीमियागर बनने के लिए सबसे पहले और सबसे जरूरी व्यक्ति को अपनी सच्ची क्यूई को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। उसकी दिव्य भावना इतनी प्रबल होनी चाहिए कि वह शोधन प्रक्रिया के दौरान किसी भी अचानक परिवर्तन या खतरे का जवाब देने के लिए अपनी ज्वाला को मनमाने ढंग से नियंत्रित कर सके। उन्हें कभी कभी दुर्लभ जड़ी बूटियां व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करनी पड़ती थीं, जो बहुत खतरनाक भी था। इसके अलावा रसायन शास्त्रियों के पास इतने सारे दान होते थे कि वे उन्हें ग्रहण कर सकते थे, इसलिए उनकी शक्ति किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी। बस इतना था कि अधिकांश रसायन शास्त्री हर समय सुरक्षित रहते थे, इसलिए आमतौर पर उन्हें बाहर आकर व्यक्तिगत रूप से लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अपनी ओर बढ़ती हुई तेज धार वाली तलवार को देखकर चेन जियांग ने झट से एक कदम आगे बढ़ाया और मुक्का मारा। नीली ऊर्जा अचानक उसकी भुजा के चारों ओर लिपट गई और वह एक बाघ के सिर में परिवर्तित हो गई। स्वर्गीय बाघ तूफान वध मुट्ठी। ये बच्चा सचमुच नश्वर मार्शल क्षेत्र के 6ठे स्तर में प्रवेश कर चुका है। चेन तियानहु आश्चर्य से चिल्लाया। स्वर्गीय बाघ तूफान वध मुट्ठी मूल रूप से एक उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक स्तर की मार्शल कला थी। यह एक भयंकर बाघ के अपने शिकार पर झपटने के समान थी और इसमें सच्ची ऊर्जा का विस्फोट होता था। जब तक वे अंधे नहीं थे तब तक सभी देख सकते थे कि चेन जियांग दिव्य चेतना स्तर में प्रवेश कर चुका था। वह अपनी दिव्य चेतना के नियंत्रण से वास्तविक ऊर्जा को बाह्य रूप से नियंत्रित कर सकता था और उसे ठोस रूप में जमा सकता था। बाघ के सिर को ठोस रूप में जमाना केवल दिव्य चेतना स्तर के मार्शल आर्टिस्ट ही कर सकते थे। 16 साल की उम्र में वह न केवल बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को परिष्कृत कर सकता था, बल्कि वह नश्वर मार्शल क्षेत्र के 6ठे स्तर तक भी पहुंच गया था। प्रतिभा का ये स्तर अत्यंत दुर्लभ था।
1000 वर्षों में अधिकतम एक बार ही। केवल जू परिवार की जू जियानजियान ही उसकी तुलना कर सकती थी। एक अफवाह थी कि उसने जू परिवार के एक बुजुर्ग के बराबर युद्ध किया था। हालांकि यह केवल एक अफवाह थी, फिर भी कई लोगों ने इस पर विश्वास कर लिया। उस बुजुर्ग की शक्ति नश्वर मार्शल क्षेत्र के छठे स्तर से भी ऊपर थी। जू शियानशियान ने उस बुजुर्ग से कई बार युद्ध किया था। जू शियानशियान की उम्र केवल 14 वर्ष थी, फिर भी वह एक बुजुर्ग के बराबर लड़ने में सक्षम थी। इस स्तर की प्रतिभा का शायद केवल चेन जियांग ही मुकाबला कर सकता था। चेन जियांग की मुठियां एक क्रोधित क्रूर बाघ की तरह दिख रही थीं, और नीला सच्चा क्यूई ने वातावरण को तहस नहस कर दिया क्योंकि यह लगातार विस्फोट कर रहा था जिसने लंबी तलवार को निगल लिया। अध्याय 0024 हिंसक हमला। अध्याय 24 हिंसक हमला। मुट्ठी और तलवार दोनों आपस में टकराईं, जिससे एक शक्तिशाली ऊर्जा की लहर चारों दिशाओं में फैल गई। नीले रंग की आभा के विस्फोट के साथ ही चेन जियांग की प्रबल ऊर्जा ने याओ तियानहुआ की लंबी तलवार को एक तीखी आवाज के साथ तोड़ दिया। चेन जियांग की स्वर्गीय बाघ तूफान हत्या मुक्का अजेय थी। शक्तिशाली और उमंग भरी सच्ची ची से भरी हिंसक मुठियां याओ तियानहुआ पर इस कदर प्रहार कर रही थीं कि वह न तो हिल पा रहा था और न ही सांस ले पा रहा था। रुको! तभी याओ परिवार के मुखिया ने चिल्लाकर कहा, लेकिन चेन जियांग के मुंह के आकाश से गिरते बिजली के झटके की तरह थे। सभी लोग बेहद चौंक गए, यहाँ तक कि उनकी आंखें और मुंह खुले रह गए। तेज हवा के साथ याओ तियानहुआ का शरीर मंच से उड़ गया और वह हवा में ही बेहोश होकर खून की उल्टी करने लगा। याओ परिवार के बुजुर्ग और साथ ही याओ परिवार के कई अंगरक्षक तेजी से आकाश में उड़ गए और गिरे हुए याओ तियानहुआ के पास उतरे। तुमने उसे इतनी बुरी तरह घायल कर दिया, याओ परिवार के मुखिया ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उन्होंने झटपट एक गोली निकाली और याओ तियानहुआ के मुंह में डाल दी। याओ तियानहुआ का इलाज करने के बाद उन्होंने उसे याओ परिवार के अंगरक्षकों को सौंप दिया। फिर याओ परिवार के बुजुर्ग उच्च मंच पर चढ़ गए। चेन जियांग ने मात्र अपने मुक्कों से याओ तियानहुआ की तलवार तोड़ दी और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। उसकी इस ताकत को देखकर बाकी लोग शर्म से सिर झुका बैठे। इस समय परिवार के अन्य कनिष्ठ सदस्य बहुत उत्साहित थे क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि चेन और याओ परिवार अब कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। इसके अलावा याओ परिवार का मुखिया चेन जियांग से लड़ने की तैयारी कर रहा था। चेन परिवार के बुजुर्ग और शाखा कमांडर भी इस मुसीबत से निपटने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, चेन तियानहु ने उन्हें रोक दिया। उसने धीमी आवाज में उनसे कहा, सब लोग हिले नहीं, हम बस ये शानदार नाटक देखेंगे। चेन यिहान ने कुछ अस्वाभाविक भाव भंगिमा के साथ कहा, इस बदमाश ने मुझे केवल 5वें स्तर की नश्वर मार्शल क्षेत्र शक्ति से हरा दिया। अब वह 6ठे स्तर तक पहुंच चुका है। याओ परिवार का वह बुजुर्ग किसी भी तरह से उसका फायदा नहीं उठा पाएगा। यद्यपि याओ परिवार के मुखिया की शक्ति नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर की थी, लेकिन चेन जियांग के लिए, जो दिव्य अभ्यासों का अभ्यास करता था और जिसके पास यिन और यांग दिव्य नसें थीं, याओ परिवार के मुखिया को हराना मुश्किल नहीं होगा। एक बेहद प्रतिभाशाली और अपार संभावनाओं से भरपूर व्यक्ति अपने परिवार का भविष्य बनेगा। हालांकि चेन परिवार बहुत शक्तिशाली था, लेकिन कई शक्तिशाली परिवार ऐसे भी थे जो गुप्त रूप से उनसे शत्रुता रखते थे। अब जब दूसरे परिवारों के कनिष्ठ सदस्यों ने चेन जियांग की शक्ति देख ली थी, तो चेन परिवार के प्रति द्वेष रखने वाले परिवारों को अपने विचारों पर लगाम लगानी ही पड़ेगी। साथ ही दूसरे परिवार भी चेन परिवार के साथ मित्रता स्थापित करने का प्रयास करेंगे ताकि उनके साथ समान रूप से लाभकारी संबंध बन सकें। क्या गड़बड़ है? क्या युवा पीढ़ी बड़ों को नहीं हरा सकती? चेन जियांग ने व्यंग्य किया और उसकी मुठियों से नीली बिजली निकल रही थी। मैदान में मौजूद सभी लोग हैरान थे। क्या चेन जियांग ज्वाला साधना नहीं करता था? फिर वह इतनी जबरदस्त बिजली जैसी ऊर्जा कैसे छोड़ रहा था? याओ परिवार के मुखिया मूर्ख नहीं थे। उन्हें एहसास था कि चेन जियांग की ताकत का असली पैमाना यह नहीं था। उन्हें इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि चेन परिवार के विशेषज्ञ चेन जियांग की मदद के लिए आगे तक नहीं आए। इससे याओ परिवार के मुखिया को एक अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि चेन परिवार के विशेषज्ञों का मानना था कि चेन जियांग आसानी से उनका मुकाबला कर सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वे उससे निपटने के लिए आगे आने से कतरा रहे हों। चेन जियांग ने अपने सामने खड़े याओ परिवार के बुजुर्ग की ओर देखा और गुस्से से भरे उस बूढ़े चेहरे को देखते हुए कहा, याओ परिवार के बुजुर्ग, आखिर आप यहाँ क्या करने आए हैं? क्या आप भी मेरे साथ संकेतों का आदान प्रदान करने वाले हैं? पॉइंटर्स का आदान प्रदान। दशकों का जीवन जी चुका व्यक्ति 10 साल के एक शरारती बच्चे से पॉइंटर्स का आदान प्रदान करने जा रहा था। इससे तो बस उसका मजाक उड़ेगा, चाहे वह जीते या हारे। यह मामला उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल ही करेगा। तुमने तियानहुआ को घायल कर दिया। याओ परिवार के मुखिया के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था, क्योंकि वह आवेग में आकर मंच पर कूद पड़े। चेन जियांग ने शांत स्वर में धीरे से कहा, तो क्या हुआ? अगर मैंने पलटवार नहीं किया होता तो उसकी तलवार मेरे गले में घुस जाती। मैंने उसे नहीं मारा, ये तो मेरे लिए नरमी बरतना ही है। याओ तियानहुआ का तलवारबाजी का हमला बेहद क्रूर था, ये तो सभी को दिख रहा था, इसलिए चेन जियांग की हरकतें स्वाभाविक ही थीं। इसके अलावा वे एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में थे, चोट लगना तो लाजमी था। केवल याओ परिवार के बुजुर्ग को ही अन्याय महसूस हुआ, क्योंकि वे एक प्रतिष्ठित दान कुलीन परिवार से थे और उनके पास याओ परिवार के साथ गठबंधन करने वाले कई मजबूत परिवारों का एक विस्तृत नेटवर्क था। लेकिन आज याओ परिवार ने न केवल अपनी कीमती जड़ी बूटियां खो दी, बल्कि अपना चेहरा भी खो दिया। इसके अलावा याओ परिवार का गौरवशाली कीमियागर भी घायल हो गया, और यह सब चेन जियांग की वजह से हुआ।
हा हा हा। याओ परिवार के बुजुर्ग ने अचानक ऊपर देखा और हंसे। एक छोटा सा चेन परिवार वास्तव में अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर आंकने की हिम्मत कर रहा है और मेरे याओ परिवार का विरोध करने की कोशिश कर रहा है। आज मैं उस बदमाश को सबक सिखाऊंगा जिसे स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता का भी पता नहीं है। याओ परिवार का मुखिया पहले से ही हताश था। उसकी नजर में चेन परिवार एक छोटा सा परिवार था। अगर वो एक बार भी चेन जियांग को सबक सिखा दे तो भी चेन परिवार कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा। और अगर दोनों परिवारों के बीच युद्ध भी हो जाए तो भी याओ परिवार की हार निश्चित नहीं होगी। बेशर्म बूढ़े, तुम्हारे याओ परिवार को आकाश और पृथ्वी की विशालता का ज्ञान नहीं है। आज तुम्हारी वजह से याओ परिवार की बेइज्जती हो चुकी है। चेन जियांग ने ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहा, जो पूरे मैदान में गूंज उठी। अपने मन में सभी लोग पहले से ही याओ परिवार से मन ही मन घृणा कर रहे थे। उन्होंने हार भी नहीं मानी और अब वे कमजोरों को भी धमकाने की कोशिश कर रहे थे। वे अपनी ताकत और समृद्धि पर भरोसा कर रहे थे, नैतिकता और न्याय की परवाह किए बिना वे चेन जियांग पर हमला करने जा रहे थे। ये बेहद हास्यास्पद था। याओ परिवार के मुखिया का क्रोध और बढ़ गया। एक जोरदार दहाड़ के साथ उनका पूरा शरीर अचानक धधकती लाल ऊर्जा से भर गया। उनकी दोनों आंखों से आग निकल रही थी और एक ही कदम में वे चेन जियांग के सामने प्रकट हो गए। याओ परिवार के मुखिया की दोनों हथेलियां चमकते हुए उल्कापिंडों जैसी लग रही थीं और उनका प्रहार चेन जियांग की ओर तेजी से बढ़ा। साथ ही धधकती ऊर्जा की आभा से बनी एक अदृश्य दीवार ने चेन जियांग को घेर लिया। उन गर्म हथेलियों का स्पर्श अभी चेन जियांग पर नहीं हुआ था, लेकिन अदृश्य सच्ची आभा चेन जियांग के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। फिर भी वह शांत और स्थिर खड़ा रहा, मानो चिलचिलाती लपटों के सामने भी कोई पर्वत हो। उसकी दोनों मुट्ठियां सच्ची ची से भरी हुई थीं, उनके ऊपर नीला प्रकाश चमक रहा था। वे तुरंत बाघ के सिरों में बदल गईं और यह प्रहार याओ तियानहुआ को बुरी तरह घायल करने वाले प्रहार से भी बड़ा था। याओ परिवार के मुखिया के पूरे शरीर से ज्वालाएं फूट रही थीं, जो एक क्रोधित अग्नि राक्षस की तरह भयंकर प्रतीत हो रही थीं, और उनकी पतली हथेलियों के चारों ओर प्रबल सच्ची ऊर्जा एकत्रित हो रही थी। बूढ़े साहब, असल में मेरे खिलाफ भी आप इतनी सख्ती बरत रहे हैं। फिर तो मैं भी विनम्र नहीं रहूंगा। चेन जियांग अचानक पागल अजगर की तरह दहाड़ा और उसके मुंह से नीली क्यूई तरंगे फूट पड़ीं। अचानक एक तेज नीली हवा चलने लगी। इस तेज हवा में एक के बाद एक नीली बिजली चमक रही थी। उसी समय चेन जियांग बिजली की तरह याओ परिवार के बुजुर्ग की ओर बढ़ा और बाघ के सिर जैसी मुठ्ठियां पल भर में दो गंभीर और शक्तिशाली नीले अजगर के सिरों में बदल गईं। नीला ड्रैगन दहाड़ ने बिजली से भरी एक भयंकर हवा छोड़ी और यह बहुत शक्तिशाली थी। ये देखकर याओ परिवार के बुजुर्ग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। इस समय उन्होंने दो विशाल ड्रैगन भी देखे जो दहाड़ते हुए उनकी ओर दौड़ रहे थे। तुम बदमाश! चेन जियांग की उग्र रुचि को अपनी ओर तेजी से आते देख याओ परिवार के मुखिया घबरा गए। चेन जियांग की दोनों मुठ्ठियां पास आ रहे याओ परिवार के बुजुर्ग की अग्निमय हथेलियों से टकराईं। एक दूसरे को दूर धकेलते हुए हथेलियां और मुठ्ठियां जोर से टकराईं। धमाका! धमाके के कारण गड़गड़ाहट की आवाज और तरह तरह की चमकती रोशनियों के साथ क्यू तरंगे समुद्र की लहरों जैसी लग रही थीं। तूफान जैसी गति हर दिशा में फैल गई, जिसने ऊंचे मंच को पल भर में तहस नहस कर दिया और पास की कुछ खाने की मेजों और कुर्सियों को भी उड़ा दिया। सब लोग अचंभित थे। एक 16 साल का किशोर अप्रत्याशित रूप से याओ परिवार के बुजुर्ग के बराबर था, और तो और उसे बढ़त भी मिल गई। याओ परिवार के बुजुर्ग के मुंह के कोनों से बहता खून साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि चेन जियांग शर्मिंदा लग रहा था और इसे सहन नहीं कर पा रहा था, फिर भी वह एक समान सांसों के साथ पहाड़ की तरह स्थिर खड़ा था। याओ परिवार के बुजुर्ग के विपरीत जो हाँफ रहा था, हर कोई देख सकता था कि याओ परिवार के बुजुर्ग ने चेन जियांग के पागल और भयंकर हमले का सामना करने के लिए शायद भारी मात्रा में ट्रू क्यूईपी ली थी। अध्याय 0025 दादाजी अध्याय 25 दादाजी, आखिरकार आपने कौन सा युद्ध कौशल इस्तेमाल किया? याओ परिवार के बुजुर्ग ने बदसूरत चेहरे से पूछा। अगर चेन जियांग ने अद्वितीय दिव्य अभ्यास की साधना नहीं की होती तो उसके लिए सिर्फ अपनी छठी स्तर की नश्वर युद्ध शक्ति के साथ टिक पाना असंभव होता। चेन जियांग ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी दोनों मुठ्ठियां भींच लीं और अगले ही पल उनके ऊपर दो बाघों के सिर फिर से प्रकट हो गए। वह कदम दर कदम आगे बढ़ा और पलक झपकते ही उसकी मुट्ठी की परछाई ही दिखाई देने लगी और अनगिनत खूंखार बाघों की तरह वे याओ परिवार के बुजुर्ग पर टूट पड़े। हर मुट्ठी के बाद एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे जमीन लगातार हिलने लगी। याओ बुजुर्ग पर 10 बार वार करने के बाद उनके शरीर को घेरे हुए उनकी सच्ची ची टूट गई। चेन जियांग की बाकी तूफानी मुठ्ठियों का विरोध करने के लिए उन्हें अपने शरीर का ही इस्तेमाल करना पड़ा। चेन जियांग के मुक्के न केवल हिंसक थे बल्कि क्रूर और निर्दयी भी थे। हर मुक्के का वार याओ परिवार के मुखिया के शरीर पर पड़ रहा था, जिससे सभी कांप रहे थे। वे सोच रहे थे कि अगर उन्हें उन मुक्कों की मार पड़ती तो क्या होता। इस समय मैदान में मौजूद हर कोई मुंह खुला रखकर देख रहा था। चेन जियांग के क्रूर हमलों को देखकर अगर उन्होंने खुद न देखा होता तो उनके लिए यह विश्वास करना मुश्किल होता कि 16 साल के एक किशोर ने याओ परिवार के एक बुजुर्ग को मुक्के मार मार कर रख दिया। ताकत का ये स्तर देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। याओ परिवार के सदस्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करना बेहद अपमानजनक है। शर्त लगाने को तैयार, लेकिन हारने पर हार नहीं मानते। यहाँ से चले जाओ। चेन जियांग चिल्लाया और उसने याओ परिवार के बुजुर्ग के शरीर पर एक तेज लात मारी, जिससे वह पास खड़े याओ परिवार के अंगरक्षकों की ओर जा गिरे। याओ परिवार के बुजुर्ग गंभीर चोटों के कारण पहले ही बेहोश हो चुके थे। चेन जियांग के स्वर्गीय बाघ के तूफानी मुक्कों
से उनकी कई हड्डियां टूट गई थीं। उस समय सभी को संदेह हुआ कि यह किसी प्रकार का भ्रम है, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि चेन जियांग याओ परिवार के मुखिया को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम है। इस बार वे आश्वस्त हो गए कि चेन जियांग ने निश्चित रूप से अद्वितीय मार्शल कौशल का अभ्यास किया होगा, अन्यथा उसके पास इस स्तर की शक्ति होना असंभव होता। याओ तियानहुआ और याओ परिवार के मुखिया मंच पर खड़े होकर आए थे, लेकिन अब उन्हें उठाकर ले जाया जा रहा था। इसके अलावा उन्होंने खुद ही ऐसा चाहा था। आज का मामला कई लोगों की नजरों में था। भले ही याओ परिवार चेन परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहता, वे कुछ नहीं कह सकते थे। आखिरकार पहले कार्रवाई याओ परिवार ने ही की थी। देर रात चेन परिवार के भोज में आमंत्रित सभी लोग पूरे उत्साह के साथ रवाना हुए। वे चेन परिवार के भोज से बिल्कुल भी निराश नहीं हुए। हालांकि सभी चले गए थे, फिर भी भोज जारी रहा। ये चेन परिवार का अपना भोज था। सभी टूटी हुई मेजें, कुर्सियां और खराब खाना अब बदला जा रहा था। मेजें फिर से स्वादिष्ट व्यंजनों और अच्छी वाइन से भर गई थीं। चेन परिवार अपने नए मुखिया के आगमन का जश्न मना रहा था और एक नए शक्तिशाली व्यक्ति चेन जियांग के जन्म की खुशी मना रहा था। इससे पूरे चेन परिवार का रुतबा बढ़ सकता था। सुबह सुबह अस्त व्यस्त मैदान पर सूरज की रोशनी चमक रही थी। मैदान पर चेन परिवार के कई सदस्य नशे में धुत थे, लेकिन चेन तियानहु और कई बुजुर्ग अजगर जैसे ऊर्जावान और बाघ जैसे खूंखार थे। आखिरकार वे चेन परिवार का मुख्य सहारा थे और उन्हें हर समय सतर्क रहना जरूरी था। चेन जियांग और चेन तियानहु ने चेन परिवार की शाखा के कमांडरों को विदा किया। इसके बाद ही उन्होंने राहत की सांस ली। पिताजी, वो शहर में सिर्फ स्पिरिट डैन हॉल ही डैन बेचता है। बाद में जब हम उनसे डैम खरीदेंगे तो वो जरूर महंगा होगा, जो हमारे लिए बहुत परेशानी की बात होगी। चेन जियांग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। चेन तियानहु ने अपनी कनपटी रगड़ते हुए कहा, अब तुम इसके बारे में सोच रहे हो? तुमने याओ परिवार को बेरहमी से अपमानित किया और अब तुम चाहते हो कि तुम्हारा पिता तुम्हारी पीठ छुड़े। चेन जियांग ने अपनी जीभ बाहर निकाली और फिर पूछा, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है ना? चेन तियानहु ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, निश्चिंत रहें। हालांकि याओ परिवार एक दान कुलीन परिवार है, हमारा चेन परिवार निश्चित रूप से शाकाहारी नहीं है, लेकिन दान से जुड़ा मुद्दा सुलझाना थोड़ा मुश्किल है। ईडी शाकाहारी वाला हिस्सा कुछ लोगों को भ्रमित कर सकता है, लेकिन इसका मूल रूप से मतलब है कि वे खून बहाने से डरते नहीं हैं। इस समय एक आवाज आई, वास्तव में यह मुद्दा हल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आकाश के नीचे केवल याओ परिवार ही दान नहीं बेचता है। हालांकि स्पिरिट डैन हॉल याओ परिवार की संपत्ति है, लेकिन अन्य शहरों के बारे में क्या? यह आवाज स्पिरिट डैन हॉल लॉर्ड की थी। उनका नाम केवल कुछ ही लोगों को पता था, यहाँ तक कि चेन तियानहु को भी इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। महोदया, हालांकि मैंने याओ तियानहुआ के साथ शर्त जीत ली है, लेकिन आप अभी भी स्वतंत्र हैं, सिवाय इसके कि आप स्पिरिट डैन हॉल में वापस नहीं जा सकते। इसके अलावा आप जहाँ चाहें जा सकते हैं। चेन जियांग ने कहा। स्पिरिट डैन हॉल लॉर्ड ने उत्तर दिया, मुझे हॉल लॉर्ड मत कहो, ये बूढ़ा आदमी एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। मेरा नाम चेन लुजोंग है। चेन जियांग और चेन तियानहु को ये नाम जानकर आश्चर्य हुआ। उन्हें आश्चर्य हुआ कि स्पिरिट डैन हॉल लॉर्ड का उपनाम चेन था। चेन जियांग के दादा का नाम भी चेन लुहोंग था, इसलिए चेन तियानहु को भी यह नाम जानकर आश्चर्य हुआ। हा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे दादाजी और मेरे बीच इतनी दुश्मनी क्यों है? चेन लुजोंग ने चेन जियांग की ओर देखकर हंसते हुए पूछा, क्योंकि वह मेरे बड़े भाई हैं और उस समय मैं परिवार का मुखिया नहीं बन पाया था और उनसे मेरा कुछ मतभेद हो गया था, इसलिए मैंने परिवार छोड़ दिया। परिवार छोड़ने के बाद मैंने रसायन विद्या सीखना शुरू किया और अंत में स्पिरिट डैन हॉल की स्थापना की, और इसके माध्यम से मैंने तुम्हारे दादाजी से सुलह करने की योजना बनाई। चूंकि वह चेन परिवार को छोड़कर जा चुका है, इसलिए मेरे पास वापस आने के लिए कुछ नहीं है। अगर तुम इस बूढ़े आदमी को चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए डैन की समस्या हल करने को तैयार हूँ। चेन लुजोंग ने अपना सिर घुमाया और चेन परिवार के मुख्य द्वार की ओर देखा। उसकी आंखों के भाव ऐसे थे मानो उसे कोई बात याद आ गई हो। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, अगर आप रुक जाएं तो बहुत अच्छा होगा, वरना दान का सारा मामला मेरे सिर पर भारी बोझ बन जाएगा। चेन तियानहु ने ये भी कहा, चाचा जी, चेन परिवार में आपका फिर से स्वागत है। चेन लुजोंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ चेन तियानहु की ओर भावुक भाव से देखते हुए कहा, जब मैंने चेन परिवार छोड़ा था तब तुम बस एक बच्चे थे, मैं भी उस समय बहुत छोटा था। अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। तुम नौजवानों को चेन परिवार की देखभाल करनी चाहिए। कल रात के भोज के बाद चेन जियांग का नाम विभिन्न बलों के बुजुर्गों तक फैल गया था। चेन परिवार की नई स्थिति का भी मूल्यांकन किया जा रहा था। चेन परिवार के पास अब 2 रसायन शास्त्री थे और उन्हें दान के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिलहाल समस्या की जड़ जड़ी बूटियों का स्रोत था। कम गुणवत्ता वाली जड़ी बूटियों के लिए यह कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाली जड़ी बूटियां काफी महंगी और दुर्लभ थीं। याओ परिवार के पास कई उच्च गुणवत्ता वाली जड़ी बूटियों का अधिकांश भंडार था। एक निजी कमरे में चेन जियांग, बाई यूयू और सू मियाओ के साथ चेन परिवार की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि मार्शल आर्ट संप्रदाय में शामिल होने से पहले चेन परिवार बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। यह कोई समस्या नहीं है, आपके चेन परिवार को बस जड़ी बूटियों की कमी है। आप पास के शहर जाकर कुछ जड़ी बूटियां खरीदकर वापस आ सकते हैं। आप पहले उस रक्त आत्मा घास को बेच सकते हैं, सू मियाओ ने 1000 साल के दानव से खेलते हुए कहा। चेन जियांग ने कुछ दुख के साथ कहा, ये तो 1000 साल पुरानी रक्त आत्मा घास है, ये बहुत दुर्लभ है।
सू मेयाओ ने 1000 साल का जानवर दान चेन जियांग के हाथ में वापस रख दिया और हंसते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास ड्रैगन लार व्यायाम नहीं है? जब तक तुम्हारे पास समय है, 10,000 साल पुरानी रक्त आत्मा घास भी कोई समस्या नहीं है। हालांकि रक्त आत्मा घास एक निम्न स्तर की आत्मा जड़ी बूटी है और चाहे इसकी परिपक्वता कितनी भी अधिक क्यों न हो, इसकी प्रभावशीलता बहुत सीमित है। फिर भी वह नर आत्मा घास बहुत अच्छी है। ड्रैगन सलाइवा से आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की वृद्धि तेज हो सकती है। यदि किसी विशेष प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटी को लगातार इससे पोषण दिया जाए तो वह उच्च परिपक्वता वाली आध्यात्मिक जड़ी बूटी उगा सकती है। ये सब सोचने के बाद चेन जियांग बेचैन हो गया। वह कुछ आजमाना चाहता था। वह देखना चाहता था कि क्या वह 10,000 साल पुरानी रक्त आत्मा घास उगा सकता है। सू मेयाओ, मानो वह उसके विचारों को समझ रही हो, ने कोमल स्वर में कहा, रक्त आत्मा घास को 10,000 साल तक परिपक्व करने की कोशिश मत करो, ये बस बर्बादी है। जब इसका उपयोग अन्य उच्च श्रेणी की आत्मा जड़ी बूटियों को पोषण देने के लिए किया जाएगा तो यह अधिक लागत प्रभावी होगा। आपको पता होना चाहिए कि ड्रैगन लार व्यायाम सूर्य और चंद्रमा के सार को जमा देता है। साथ ही ड्रैगन लार केवल आपके एजियो ड्रैगन ट्रू क्यूई का उपयोग करके जमाई जाती है। आपको इसे अपनी इच्छानुसार बर्बाद करने की स्वतंत्रता नहीं है। अध्याय 0026 वास्तविक मंच। अध्याय 26 वास्तविक मंच। चेन जियांग ने सिर हिलाकर कहा, समझ गई बहन यूयू, आप मुझे वो शैतानी कलाएं कब सिखाएंगी? बाई यूयू ने तिरछी नजर से उसे ठंडी निगाहों से देखा और कहा, तुमने अभी तक छोटी बहन की 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास विधि को भी पूरी तरह से नहीं समझा है, इसलिए शैतानी कौशल सीखने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। चेन जियांग फिलहाल नीला ड्रैगन दिव्य अभ्यास और लाल पक्षी दिव्य अभ्यास के केवल एक हिस्से का ही उपयोग कर पा रहा था, जबकि सफेद बाघ दिव्य अभ्यास और काला कछुआ दिव्य अभ्यास का अभ्यास करना बेहद कठिन था और उनका अभ्यास करने के लिए कुछ विशेष आवश्यकताएं भी थीं। अजियो ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज से अजियो ड्रैगन क्लॉ और अजियो ड्रैगन रोर सीखना अपेक्षाकृत आसान था और वर्मिलियन बड प्रोफाउंड फायर और वर्मिलियन बड फायर विंग भी वैसे ही थे। यद्यपि 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास में कई शक्तिशाली मार्शल तकनीकें शामिल थीं, लेकिन उनका अभ्यास शुरू करने के लिए एक निश्चित मात्रा में शक्ति की आवश्यकता होती थी, अन्यथा किगोंग में विचलन हो सकता था। TLN क्यूई में असंतुलन ही क्यूई का विचलन है। देर रात जमीन के बहुत नीचे छिपे एक निजी कमरे में रुक रुक कर पेंग पेंग की आवाज आ रही थी। ये चेन जियांग के मार्शल आर्ट के अभ्यास के कारण थी। उसकी नंगी छाती को देखकर ही कोई भी उसकी अतुलनीय रूप से मजबूत मांसपेशियों को देख सकता था, जो गर्म ऊर्जा के हल्के प्रवाह के कारण गहरे लाल रंग की हो गई थीं। वह घोड़े की मुद्रा में स्थिर खड़ा था और अपने से कुछ ही दूरी पर स्थित लोहे की दीवार पर प्रहार कर रहा था। इस समय उसकी मुट्ठियों से गर्म ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं, जो अदृश्य शक्ति के साथ मिलकर लोहे की दीवार पर प्रहार कर रही थीं, जिससे जमीन कांप रही थी। बुरा नहीं है, एक ही दिन में तुमने अग्नि राजा मुट्ठी को समझ लिया, जो सिंदूरी पक्षी दिव्य अभ्यास का एक बुनियादी आक्रमण कौशल है। हालांकि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ये और कठिन होता जाएगा। अब तुम आराम कर सकते हो। सू मेयाओ भी थोड़ी ऊब गई थी और थक गई थी, क्योंकि वह पूरे दिन चेन जियांग को अभ्यास करते हुए देखती रही थी। चेन जियांग ने सू मेयाओ की परिपक्व और भरपूर छाती को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बहन मेयाओ, मुझे स्नान करना है, क्या आप भी साथ चलना चाहेंगी? सू मेयाओ ने अपनी कोमल और मनमोहक आवाज और आकर्षण भरी आंखों से कहा, मुझे बड़ी बहन को हमारे साथ आने के लिए बुलाना है। मुझे डर है कि आप उस समय ईमानदार नहीं रहेंगी। बाई यूयू के बारे में बात करते हुए चेन जियांग का चेहरा अचानक से जम गया। इसके बारे में भूल जाओ। सू मियो जोर से हंसते हुए चेन जियांग की उंगली में पहनी अदृश्य अंगूठी में घुस गई। अंगूठी के अंदर एक छोटा सा कमरा था, जहां रोजमर्रा की जरूरत की सारी चीजें मौजूद थीं। अंगूठी के अंदर दोनों लड़कियों का जीवन भी बेहद सुकून भरा था। अगले दिन चेन जियांग जागा और उसने अपने मुंह में मौजूद ड्रैगन सलाइवा को एक छोटी बोतल में थूक दिया, लेकिन वह तुरंत बाहर जाकर उसे जड़ी बूटियों पर नहीं डाला। वह उसे फिलहाल बचाकर रख रहा था और भविष्य के लिए छोड़ रहा था। चेन जियांग चेन लुझोंग से रसायन विद्या के बारे में बात करने के लिए उनसे मिलना चाहता था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि चेन लुझोंग पहले ही आवश्यक जड़ी बूटियां खरीदने के लिए निकल चुका था। इतना ही नहीं, वह दान बनाने के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां भी वहीं छोड़ गया था। ये पहले से ही परिपक्व आत्मा जड़ी बूटियां थीं। चेन जियांग भी डैन को परिष्कृत करने के लिए उनका उपयोग करने में बहुत खुश था, जो उसके कीमिया अनुभव को बढ़ाने में भी मदद कर सकता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीतने के बाद चेन जियांग ने चेन लुझोंग द्वारा छोड़ी गई सभी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर लिया। चूंकि इनमें से अधिकांश जड़ी बूटियां निम्न स्तर की थीं, इसलिए उनसे प्राप्त दान भी उसी स्तर के थे। अब चेन परिवार के पास कुछ समय के लिए पर्याप्त दान मौजूद थे। इन दिनों चेन परिवार के कई कनिष्ठ सदस्य चेन जियांग के आसपास एकत्रित होते थे। चेन जियांग अक्सर मार्शल आर्ट के मैदान में जाकर चेन परिवार के युवाओं के साथ तकनीकी जानकारी का आदान प्रदान करते थे और कभी कभी उन्हें सलाह भी देते थे, जो उनके लिए बहुत सहायक होती थी। शियांग एयर, क्या तुम किंग सिटी के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लेकर उच्च श्रेणी के स्पिरिट लेवल ट्रू एलिमेंटल डैन का प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर सकती हो? चेन तियानहु अचानक मार्शल आर्ट के मैदान में आ गया। चेन जियांग ने कुछ सोचने के बाद कहा, मैं कुछ स्पिरिट जड़ी बूटियां खरीदने के लिए दूसरे शहरों में जाना चाहता हूँ। उस समय अगर रास्ते में सुविधा हुई तो मैं इसमें शामिल हो जाऊंगा।
इस समय चेन परिवार के बच्चों में से एक ने कहा, चेन जियांग, कृपया भाग लें। अगर हम गए तो निश्चित रूप से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मैंने सुना है कि किंग सिटी के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में कई प्रतिभाशाली लोग भाग ले रहे हैं। कुछ तो नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर की शक्ति रखते हैं। एक लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने ये भी सुना है कि मार्शल आर्ट संप्रदायों से लौटे कई लोग भी इसमें भाग लेंगे। चेन जियांग ने सारी जानकारी सुनी, जिसे संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है। किंग सिटी का मार्शल आर्ट टूर्नामेंट हर 10 साल में एक बार आयोजित किया जाता था। प्रतिभागियों की आयु 20 वर्ष से कम होनी चाहिए और इसका संचालन दक्षिणी मार्शल साम्राज्य के सबसे बड़े शहर किंग सिटी द्वारा किया जाता था। किंग सिटी का वर्तमान क्षेत्र पहले 4 अलग अलग शहरों का स्थान था, लेकिन जैसे जैसे शहरों का विकास हुआ और अधिक से अधिक लोग वहां बसने लगे, चारों शहरों का विस्तार हुआ और आपस में अच्छी तरह जुड़ गए, जिसके परिणामस्वरूप बाद में वे मिलकर एक बड़ा शहर बन गए। यही किंग सिटी था। किंग सिटी दक्षिणी मार्शल साम्राज्य की शाही राजधानी भी थी। याओ परिवार और शाही महल भी वहीं स्थित थे। दक्षिणी मार्शल साम्राज्य के कई शक्तिशाली परिवार भी वहीं बसे हुए थे, जिसके कारण कई विशेषज्ञ वहां एकत्रित होते थे। चेन तियानहू ने भी सिर हिलाया और कहा, किंग सिटी के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का एक और उद्देश्य है, जो कुछ उत्कृष्ट अभ्यासकर्ताओं का चयन करके उन्हें उन मार्शल आर्ट संप्रदायों में शामिल करना है। आपको ये तो पता ही होगा कि पूरा दक्षिणी मार्शल साम्राज्य उन्हीं मार्शल आर्ट संप्रदायों से संबद्ध है। मार्शल आर्ट परिवारों को शाही महल को श्रद्धांजलि के रूप में प्रतिवर्ष कर देना पड़ता था, जबकि दक्षिणी मार्शल साम्राज्य मार्शल आर्ट संप्रदायों को ये कर प्रदान करता था। स्पष्टतः ये मार्शल आर्ट संप्रदाय इतने शक्तिशाली थे कि वे पूरे राज्य के सभी प्रमुख परिवारों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते थे। यह मत सोचो कि ये कर व्यर्थ में दिए जा रहे हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मार्शल आर्ट संप्रदाय हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी हैं, वरना इस जगह पर राक्षस जानवरों, राक्षसों या शैतानों का एक समूह आ सकता है और आसानी से मारा जा सकता है। चेन तियानहू ने आकाश की ओर देखते हुए प्रभावशाली स्वर में कहा। चेन परिवार के सभी छोटे सदस्य अचानक से हंगामा करने लगे। पहले उन्हें लगता था कि ये बड़े संप्रदाय किसी पौराणिक अस्तित्व के हैं, लेकिन अब जब उन्हें पता चला कि इन पौराणिक संप्रदायों का नश्वर संसार से इतना गहरा रिश्ता है, तो वे हैरान रह गए। दक्षिणी मार्शल साम्राज्य को लगभग 10 करोड़ की आबादी के साथ बहुत विशाल माना जा सकता था, लेकिन फिर भी यहाँ वास्तव में शक्तिशाली मार्शल प्रैक्टिशनर्स की कमी थी। और रसायन शास्त्रियों की बात करें तो वे फीनिक्स के पंख और यूनिकॉर्न के सींग मिलने जितने दुर्लभ थे। हालांकि इतनी विशाल आबादी में अच्छे मार्शल प्रैक्टिशनर्स का होना स्वाभाविक था, इसलिए ये मार्शल आर्ट संप्रदाय कभी कभी ऐसे प्रैक्टिशनर्स को भर्ती करने के लिए यहाँ आते थे। उन्हें चुनने का सबसे तेज और सबसे प्रभावी तरीका था इन सभी शक्तिशाली और बलवान युवाओं को एक जगह इकट्ठा करके उनसे लड़ाई करवाना, और उनमें से जो सबसे बलवान होता उसे इन मार्शल आर्ट संप्रदायों में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त होती थी। TLN, फीनिक्स के पंख और यूनिकॉर्न के सींग, चीनी मुहावरा जिसका अर्थ है अत्यंत दुर्लभ। चेन जियांग चेन तियानहू के साथ पुस्तकालय पहुंच गया। रास्ते में चेन जियांग ने देखा कि चेन तियानहू को जरूर कुछ जरूरी कहना था, क्योंकि चेन तियानहू का चेहरा पहले से ही बहुत गंभीर था। पुस्तकालय में प्रवेश करते ही चेन तियानहू ने कहा, शियांग, तुम्हारे दादा चेन लुझोंग तो राजा नगरी जा चुके हैं। कई लोगों की नजर में हमारा चेन परिवार एक शक्तिशाली और कुलीन परिवार माना जाता है, लेकिन फिर भी हम राजा नगरी में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। हमें सर्वथा शक्तिशाली और समृद्ध परिवार नहीं माना जा सकता, इसलिए हमारे चेन परिवार का अगला लक्ष्य राजा नगरी है। चेन जियांग ने कुछ जानकारी भी सुनी, जैसे कि याओ परिवार के भी उन मार्शल आर्ट संप्रदायों के साथ कुछ संबंध थे, और यह भी कि याओ परिवार शाही महल को कर का भुगतान नहीं करता है, बल्कि सीधे इन संप्रदायों को प्रदान करता है। जू परिवार भी अब किंग सिटी की ओर पलायन कर रहा है। जू जियांगसियन की वजह से जू परिवार एक मजबूत मार्शल आर्ट संप्रदाय के साथ अपने संबंधों के कारण खुद को स्थापित करने में सक्षम था, लेकिन अगर हम वहां प्रयास करना चाहते हैं और चेन परिवार के लिए एक रास्ता खोलना चाहते हैं, तो हम केवल आप और आपके दादाजी पर भरोसा कर सकते हैं। चेन तियानहू के हाथ चेन जियांग के कंधे पर दबाव डाल रहे थे, क्योंकि वह ईमानदारी से कह रहा था। चेन जियांग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, मुझे क्या करना होगा? किसी मार्शल आर्ट संप्रदाय में शामिल हो जाना चाहिए? चेन तियानहू ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, भले ही तुम किसी मार्शल आर्ट संप्रदाय में शामिल हो जाओ, चेन परिवार को फिर भी उन बड़े संप्रदायों का समर्थन नहीं मिलेगा। अब एकमात्र उपाय यही है कि हम अपने चेन परिवार को उन बड़े संप्रदायों की नजर में लाएं, और फिर वे खुद हमसे संपर्क करें। ऐसा करने का एकमात्र तरीका है रसायन शास्त्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना। चेन जियांग की निगाहें उग्र हो गईं, उनकी आंखों में एक तेज चमक कौंधी और वह मुस्कुराते हुए बोले, मुझे पता है क्या करना है। मैं कुछ सामान लेकर किंग सिटी जाऊंगा और अपने दादाजी से मिलूंगा। चेन तियानहू ने चेन जियांग के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, जियांग, तुम्हारा असली हुनर इस नश्वर दुनिया में नहीं, बल्कि उन मार्शल आर्ट संप्रदायों में है जहां शक्तिशाली अभ्यासी जंगल के पेड़ों की तरह असंख्य हैं। अध्याय 0027 हत्यारा। अध्याय 27 हत्यारा। कुछ साधारण सामान समेटने और अपना रूप रंग थोड़ा बदलने के बाद चेन जियांग ने राजा नगर की ओर अपनी एकाकी यात्रा शुरू की। अपनी ताकत के बल पर जब तक उसका प्रतिद्वंद्वी नश्वर युद्ध क्षेत्र के 8वें स्तर से ऊपर का न हो, उसके लिए उसे कोई खतरा पहुंचाना मुश्किल था। पूरे दक्षिणी युद्ध साम्राज्य में ऐसे बहुत कम लोग थे जो नश्वर युद्ध क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच चुके थे, इसलिए चेन तियानहू अपनी सुरक्षा को लेकर निश्चिंत था। वोहू शहर से किंग सिटी की दूरी अपेक्षाकृत अधिक थी और गंतव्य तक पहुंचने में कम से कम 5 या 6 दिन लगते थे।
रास्ते में कोई खास खतरा नहीं था, सिवाय उस स्थिति में जब कोई जानबूझकर मौत को दावत दे और उस पहाड़ी जंगल में प्रवेश करने की कोशिश करे जहां अक्सर राक्षसी जानवर घूमते रहते थे। बेटे, अभी तुम्हें उन मार्शल आर्ट संप्रदायों में जाने की जल्दी करने की जरूरत नहीं है। उन संप्रदायों में प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है। अगर तुम्हारे पास पूरी ताकत नहीं है तो तुम सिर्फ खुद को और अपमानित करोगे। बाई यूयू ने कहा, समझ गया बहन यूयू। चेन जियांग के दिल में थोड़ी गर्माहट महसूस हुई क्योंकि इस बर्फीली सुंदरता का उसके प्रति इतना ध्यान देना दुर्लभ था। इस समय चेन जियांग पहले से ही वोहू शहर से बहुत दूर था और पहले से ही जंगल में आ चुका था। ये पहली बार था जब वह वोहू शहर से इतनी दूर था। उसका दिल कुछ उत्साहित था लेकिन सतर्क भी था। शाम ढलते ही जब पूरा आसमान अंधेरा हो गया, चेन जियांग पास के एक जंगल में रुक गया। कच्ची सड़क पर चलते हुए चेन जियांग को अचानक अपने पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। अरे, इस पिता का तो पहले से ही पीछा किया जा रहा है। और तो और, ये तो कई हैं। चेन जियांग ने अपनी चौकसी बढ़ाते हुए मन ही मन कोसा। उसने अपनी सच्ची ची को नियंत्रित किया और उसे अपने पैरों पर इकट्ठा किया ताकि वह किसी भी समय जल्दी से चकमा दे सके या हमला कर सके। घबराओ मत, उन्हें बाहर आने दो। अगर तुम उन्हें हरा नहीं सकते तो भाग जाओ। वर्मिलियन बर्ड फायर विंग की मदद से तुम आसानी से बच निकल सकते हो। सू मेयाओ ने चेन जियांग को संदेश भेजा। चेन जियांग ने अपनी दैवीय चेतना की सहायता से उत्तर दिया, मैं घबरा नहीं रहा हूँ, बस मेरा मूड खराब है। क्या वे लंबे समय से मेरा पीछा कर रहे हैं? क्या वे वोहू शहर से मेरा पीछा कर रहे हैं? बिल्कुल बेकार, तुम्हारा तो शुरू से ही पीछा किया जा रहा था। बाई यूयू ने तिरस्कार पूर्वक कहा, जिससे चेन जियांग का मूड और भी खराब हो गया। चेन जियांग ने पीछे मुड़कर ठंडी आवाज में कहा, कब तक मेरा पीछा करते रहोगे? तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। उसके चिल्लाने के ठीक कुछ ही क्षण बाद शुआ 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 5 नकाबपोश काले लिबास पहने आदमी उसके सामने प्रकट हुए। उसे याद आया कि कुछ समय पहले ही उसने जू परिवार के बच्चों को कुछ काले लिबास पहने हथियारों से निपटने में मदद की थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका भी उनसे सामना होगा। ये 5 काले वस्त्रधारी आदमी असल में वोहू शहर से चेन जियांग का पीछा कर रहे थे। बात बस इतनी थी कि चेन जियांग शुरू से ही बहुत सतर्क था, जिससे उनके लिए उस पर छिपकर हमला करना मुश्किल हो गया था। अब जब चेन जियांग ने उन्हें खोज लिया था तो उनके पास बस एक ही रास्ता था कि वे बाहर आकर लड़ें। काले वस्त्रधारी व्यक्तियों की केवल आंखें ही दिखाई दे रही थीं, उनकी आंखों में भावहीनता थी। ये स्पष्ट था कि वे इस काम में काफी अनुभवी थे। प्रकट होते ही प्रत्येक ने अपनी थैली से 2 धारी गहरे काले रंग की तलवारें निकालीं और जैसे ही उन्होंने अपनी शक्ति का प्रवाह किया, उन्होंने अपनी तलवारें उठाईं और उसी क्षण चेन जियांग की ओर झपटे। 5 हत्यारों की हरकतें देखने में सरल थीं, लेकिन साथ ही साथ तीव्र और निर्मम भी। जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, चेन जियांग की आंखों में 2 ज्वालाएं चमक उठीं। उनके पूरे शरीर से गर्म ऊर्जा प्रवाहित हुई और अचानक लाल पक्षी की सच्ची ऊर्जा उनकी बाहों में समा गई। उनके दाहिने हाथ से अग्निमय आभा निकली और लाल पक्षी की सच्ची ऊर्जा से बनी एक लंबी अग्निकोड़ा उनके हाथ में प्रकट हुई, जो तेजी से उन 5 काले वस्त्रधारी पुरुषों की ओर झपटी। जैसे ही वह कोड़ा उन 5 के पास से गुजरी, उनके वस्त्र तुरंत आग की लपटों में घिर गए। काले वस्त्रधारी 5 व्यक्तियों को चेन जियांग पर हमला करने का इरादा छोड़ना पड़ा और वे एक तरफ पीछे हट गए। पहले की तुलना में अब आग कहीं अधिक भयंकर थी। वे आग की लपटों का सामना नहीं कर सके और कुछ को तो अपने जलते हुए वस्त्र भी उतारने पड़े। चेन जियांग के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। उसके हाथों में मौजूद अग्नि कोड़ा निर्दयतापूर्वक काले वस्त्रधारी व्यक्ति के सिर की ओर चला। कोड़ा लगते ही एक धमाका हुआ, जिसके बाद अग्नि की एक तीव्र ज्वाला निकली जिसने काले वस्त्रधारी व्यक्ति को पल भर में राख कर दिया। सिंदूर पक्षी की लपटें कोई साधारण लपटें नहीं थीं, वे दिव्य अभ्यास से उत्पन्न हुई थीं और इस प्रकार उनकी शक्ति अद्वितीय थी। इन 5 काले वस्त्रधारी पुरुषों की शक्ति मात्र नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर की थी और इतनी शक्ति के साथ चेन जियांग की हत्या करने का प्रयास करना सरासर असंभव था। चेन जियांग ने फिर से अग्नि कोड़ा चलाना शुरू किया और पलक झपकते ही उसने 3 काले वस्त्रधारी पुरुषों को कोड़े मारकर मार डाला। आग की कोड़े के सामने खड़े ये काले वस्त्रधारी पुरुष गर्म चाकू के सामने रखे मक्खन की तरह थे। कोड़े के एक ही वार से उनके शरीर आसानी से 2 टुकड़ों में कट गए। केवल एक शक्तिशाली दिव्य भावना की मदद से ही सच्ची क्यूई को एक मजबूत हथियार में बदलना संभव था। बहन यूयू, क्या आपके पास इस आदमी को बुलवाने का कोई तरीका है? चेन जियांग ने बचे हुए काले वस्त्रधारी व्यक्ति को पकड़ लिया, लेकिन उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बाई यूयू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आपने सही व्यक्ति से पूछा है, बस मेरे निर्देशों का पालन करें। सबसे पहले एक हाथ से उसका सिर पकड़ें, फिर अपनी दिव्य चेतना को प्रवाहित करें। अपनी दिव्य चेतना का ठीक उसी तरह प्रयोग करें जैसा मैं आपको बताती हूँ। पहले अपनी दिव्य चेतना को 6 भागों में बांटें और फिर इन 6 अलग अलग स्थानों से उसके सिर में डालें। चेन जियांग ने तुरंत बात मान ली। ये तरीका समझने में आसान था और इसके परिणाम भी बहुत जल्दी मिलते थे। काले वस्त्रधारी व्यक्ति की आंखें सुस्त पड़ गईं और उनकी चमक फीकी पड़ गई। उसने पहले की तरह संघर्ष करने का भी कोई प्रयास नहीं किया। अब आप उससे पूछ सकते हैं, बाई यूयू ने कहा। चेन जियांग ने बाई यूयू के इस रहस्यमय और अनोखे कौशल की प्रशंसा की। फिर काले वस्त्रधारी व्यक्ति से पूछा, तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा है? याओ परिवार के 7वें बुजुर्ग। काले वस्त्रधारी व्यक्ति की आवाज कठोर थी और उसमें भावनाओं का कोई अंश नहीं था। चेन जियांग की आंखों में थोड़ी सी निर्ममता झलक उठी। उसने सोचा भी नहीं था कि उन्हें याओ परिवार ने भेजा होगा। उसने आगे पूछा, वह अब कहाँ है? मैं किंग सिटी जा रहा हूँ, काले वस्त्र पहने उस आदमी ने जवाब दिया।
चेन जियांग ने काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को उसके वस्त्रों से पकड़कर ऊपर उठाया और पूछा, क्या तुमने भी उन परिवार के कनिष्ठों की हत्या करने की कोशिश की थी? हाँ, काले वस्त्र पहने आदमी ने उत्तर दिया। चेन जियांग का चेहरा गंभीर होने के साथ साथ आश्चर्यचकित भी था, क्योंकि यह मामला याओ परिवार से संबंधित निकला। याओ परिवार भोज में शामिल होने वाले उन परिवारों के बच्चों की हत्या करने की कोशिश क्यों करेगा? चेन जियांग ने एक बार फिर पूछा। मुझे नहीं पता, काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने उत्तर दिया। चेन जियांग ने कुछ और सवाल पूछे। जब वह काले वस्त्रधारी व्यक्ति से कुछ भी हासिल नहीं कर सका तो उसने उसे मार डाला और उसके शरीर को जला दिया। आकाश पूरी तरह से अंधेरा था, आसमान में कई तारे चमक रहे थे और अचानक एक चमकीली लाल रोशनी आसमान में तेजी से गुजरी। ये देखने में किसी आम उल्कापिंड जैसी लग रही थी, लेकिन उल्कापिंड क्षैतिज रूप से नहीं उड़ता। वह प्रकाश चेन जियांग का था। अपने वर्मिलियन बर्ड फायर विंग को छोड़ने के बाद वह तुरंत रात के अंधेरे में याओ परिवार के 7वें बुजुर्ग का पीछा करने के लिए दौड़ा, और वह वही याओ बुजुर्ग था जो पहले उसके द्वारा घायल हुआ था। अपनी सच्ची ऊर्जा को मुक्त करते हुए उसने उसे पंखों में रूपांतरित कर लिया। उसने न केवल अपनी दिव्य चेतना का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया, बल्कि साथ ही साथ बहुत सारी सच्ची ऊर्जा भी खर्च की। लेकिन चूंकि चेन जियांग पंचतत्व सच्ची ऊर्जा का अभ्यास करता था, इसलिए केवल अग्नि तत्व से युक्त सिंदूरी पक्षी की सच्ची ऊर्जा ही खर्च हुई, जबकि उसके शरीर में नीले ड्रैगन की सच्ची ऊर्जा प्रचुर मात्रा में बची रही। ये जानना महत्वपूर्ण है कि सच्ची ऊर्जा को पंखों में बदलने की क्षमता रखने वाली मार्शल कलाएं बहुत कम थीं। इस प्रकार की मार्शल कलाएं अत्यंत कठिन थीं, क्योंकि सच्ची ऊर्जा को पीठ से उत्सर्जित करना आवश्यक था, जिसके लिए दिव्य चेतना पर सटीक नियंत्रण की आवश्यकता होती थी, ताकि इसे पंखों में परिवर्तित किया जा सके, जिससे वे पक्षी के पंखों के समान दिखें। जरा सी भी गलती से उपयोगकर्ता गिर सकता था, जो बहुत खतरनाक था। मार्शल आर्टिस्ट इस प्रकार की मार्शल कलाओं को अनमोल मानते थे। चेन जियांग ने बाई यूयू और सू मेयाओ से सीखा कि उन मार्शल आर्ट संप्रदायों में भी ऐसी कलाएं अत्यंत दुर्लभ थीं। इसलिए इस कौशल का प्रयोग करते समय चेन जियांग विशेष रूप से सावधान था, क्योंकि वह बिना किसी देरी के याओ परिवार के बड़े काफिले को पकड़ना चाहता था। यदि अन्य लोग उसे मारने का प्रयास कर सकते थे, तो वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता था? अध्याय 0028 किंग सिटी। अध्याय 28 किंग सिटी। चेन जियांग किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा जब वे उसे मारने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वह याओ परिवार को कमजोर करने का इतना अच्छा अवसर नहीं छोड़ सकता था। यह सही है, मार्शल आर्ट के रास्ते पर व्यक्ति को निर्णायक रूप से मारना चाहिए, अन्यथा अगर दिल में शिकायतें जमा हो जाएंगी तो यह आसानी से चीगोंग विचलन का कारण बन सकती है। किसी भी तरह आपको उस आदमी को पकड़ना चाहिए और उसका सिर काट देना चाहिए। बाई यूयू के शब्द वध क्यूई से भरे हुए थे। चेन जियांग अब भी उड़ रहा था, इससे उसे हर तरह से अद्भुत महसूस हो रहा था। बचपन से ही वह हमेशा से उड़ने की क्षमता चाहता था, और अब उसे यह मिल गया। ये सब उसकी अंगूठी के अंदर मौजूद दो बेमिसाल सुंदरियों की बदौलत था। बहन यूयू, आप बहन मियाओ की बड़ी बहन कैसे बनी? ये कल्पना करना मुश्किल है कि आपके गुरु किस तरह के व्यक्ति हैं। चेन जियांग ने दिल की गहराइयों से आह भरी। अगर प्रशिक्षु पहले से ही इतने दुर्जेय थे, तो उनके गुरु कितने शक्तिशाली थे। TLN वरिष्ठ बहन, जैसे कि वरिष्ठ बहन प्रशिक्षु। हमारे गुरु का कोई नाम नहीं था, उनकी उत्पत्ति के बारे में तो हमें भी ठीक से पता नहीं है। शायद जब तुम उस मुकाम पर पहुंचोगी तो तुम उनसे मिल भी पाओगी, बाई यूयू ने कहा। चेन जियांग इन दो रहस्यमयी लड़कियों के बारे में बहुत उत्सुक था, लेकिन साथ ही वह बहुत असहाय भी था, क्योंकि वे उसे वह जानकारी देने से हिचकिचा रही थीं जो वह जानना चाहता था। चेन जियांग पूरी रात उड़ता रहा और उसने जंगल के बाहरी इलाके में उड़ान भरने का फैसला किया। तीसरी रात के बाद उसे दूर से एक गाड़ी दिखाई दी जो एक गली में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ये गली किंग सिटी की ओर जाती थी, क्योंकि इस तरह की सड़कें केवल किंग सिटी के पास ही बनी थीं। चेन जियांग दूर उस गली को घूर रहा था। उसे धुंधले तौर पर बड़े बड़े घर और किंग सिटी दिखाई दे रही थी, जो उससे ज्यादा दूर नहीं थी। एक बार याओ परिवार के सदस्य किंग सिटी में कदम रख देते तो चेन जियांग को अपना बदला लेने का मौका नहीं मिलता। उस गाड़ी में 2 कोचवान और 2 घुड़सवार अंगरक्षक थे। उनमें सबसे शक्तिशाली याओ परिवार का मुखिया था, और उसके बाद याओ तियानहुआ था। हालांकि दोनों को चेन जियांग ने घायल कर दिया था, और दोनों कोचवानों और अंगरक्षकों में से सबसे शक्तिशाली नश्वर मार्शल क्षेत्र के केवल 5वें स्तर पर था। जब वे वोहू शहर आए थे तब उनके साथ बहुत से लोग थे, लेकिन अब केवल एक ही गाड़ी बची है। चेन जियांग ने आगे की ओर उड़ते हुए बुदबुदाया। उन्हें कारवां में हथियारों को छिपाना चाहिए था। उन्होंने पहले कुछ लोगों को याओ परिवार के पास संदेशवाहक के रूप में भेजा होगा, और उनमें से कुछ को वोहू शहर में स्पिरिट डैन हॉल की रखवाली के लिए रहना चाहिए था। इस तरह केवल ये लोग ही बचे हैं, चेन जियांग ने अनुमान लगाया। वह एक जंगल के पास वाली गली के किनारे रुका। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने एक काला लबादा और हुड पहन लिया। आखिरकार वह याओ परिवार के महत्वपूर्ण सदस्यों की हत्या करने वाला था। अगर उन्हें हत्यारे की पहचान पता चल जाती तो याओ और चेन परिवारों के बीच युद्ध छिड़ जाता। हालांकि रात गहरी अंधेरी थी, फिर भी धरती पर चांदनी की हल्की सफेद रोशनी पड़ रही थी। इस कोमल हल्की आभा ने लोगों को घोर अंधकार में डूबने से बचा लिया। चेन जियांग, जो सड़क किनारे एक पेड़ पर छिपा था, सांस रोके गाड़ी के आने का इंतजार कर रहा था। गाड़ी की आवाज के साथ रात में कीड़ों की चहचहाहट भी आ रही थी। चेन जियांग का हृदय जल की तरह शांत और स्थिर था, लेकिन इसके विपरीत उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था, और वह पेड़ के नीचे स्थित सड़क को घूर रहा था।
आ ही गया था। जैसे ही गाड़ी गुजरी, चेन जियांग का शरीर धनुष से छूटे हुए मूक बाण की तरह उछल पड़ा। उसी समय उसने अपने हाथ में एक सुनहरा लंबा कोड़ा जमा लिया। लंबे कोड़े से वध की ची निकली, जिसके साथ एक प्रचंड आभा भी थी। चाबुक सच्ची ची धातु से बना था। ये धातु गुण सफेद बाघ के अनुरूप था। सफेद बाघ दिव्य व्यायाम, वध और निर्दयता का प्रतीक था। इसकी प्रगति के लिए व्यक्ति को अंतहीन वध में लिप्त होना चाहिए और वध करने का तरीका समझना चाहिए। चेन जियांग गाड़ी की ओर झपटा और उसने बेरहमी से चाबुक नीचे की ओर घुमाया और गाड़ी के ठीक बीचों बीच वार किया, दोधारी लंबे चाकू जैसे हथियार से, जिससे आलीशान गाड़ी चटकने की आवाज के साथ दो टुकड़ों में बट गई। दो लोग एक साथ बाहर कूद पड़े। उनमें से एक याओ परिवार का मुखिया था और दूसरा याओ तियान हुआ। तुम डाकुओं के किस गिरोह से हो? हम याओ परिवार के हैं। याओ परिवार के बुजुर्ग ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि चेन जियांग ने बिजली की तरह अपना चाबुक 4 बार और घुमाया, जिससे दोनों कोचवान और दोनों अंगरक्षकों को चोट लगी, जबकि वे बस अपने ब्लेड निकालकर घोड़ों से कूदने ही वाले थे। स्वर्णिम लंबी चाबुक, जिसमें वीर धातु से युक्त सच्ची ची और वध ची समाहित थी, ने एक साथ उनके ऊपरी शरीर पर प्रहार किया। जैसे टोफू पर प्रहार किया जाता है, वैसे ही चारों लोग मांस और रक्त के अलग अलग टुकड़ों में बदल गए। इस प्रकार की क्रूर सच्ची ची ने न केवल याओ परिवार के मुखिया और याओ तियानहुआ को भयभीत कर दिया, बल्कि चेन जियांग भी ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम चेन जियांग हो। जब याओ परिवार के बुजुर्ग ने चेन जियांग को देखा तो वह अचानक चिल्लाया। हालांकि चेन जियांग का कोड़ा पहले ही बेरहमी से उसके शरीर पर वार कर चुका था। याओ परिवार के मुखिया 7वें स्तर के नश्वर मार्शल आर्टिस्ट होने के योग्य थे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वे अपने शरीर में वास्तविक ऊर्जा एकत्रित करने और श्वेत बाघ वध करने वाली वास्तविक ऊर्जा से भरी चाबुक को पकड़ने में सक्षम थे। तुम सचमुच चेन जियांग हो? याओ परिवार के मुखिया ने तीखी आवाज में कहा। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि चेन जियांग इतनी बेरहमी से आकर उन्हें जान से मारने की कोशिश करेगा। चेन जियांग चुप रहा। उसके बाएं हाथ में आग की आभा चमक रही थी, जबकि एक और आग का कोड़ा भी जमा हुआ था। और फिर उसने अपना मुंह खोला और लकड़ी की विशेषता ट्रूक्यूई का उपयोग करते हुए दहाड़ा। नीले ड्रैगन की दहाड़ ने याओ परिवार के मुखिया पर कहर बरपाया। इसी समय चेन जियांग के लाल पक्षी की सच्ची ऊर्जा से युक्त चाबुक ने याओ परिवार के मुखिया की गर्दन के ठीक ऊपर सटीक प्रहार किया, जिससे उनका सिर टुकड़ों में टूट गया। पास ही में याओ तियानहुआ चेन जियांग से पहले ही भयभीत हो चुका था। वह न केवल शुद्धतम रसायन ज्वाला उत्पन्न कर सकता था, बल्कि धातु गुण वाली वधकारी सच्ची ऊर्जा का भी प्रयोग कर सकता था और साथ ही साथ लकड़ी गुण वाली सच्ची ऊर्जा भी छोड़ सकता था। यह एक ही समय में 3 प्रकार के गुणों का प्रदर्शन था। याओ तियानहुआ के ज्ञान में इस तरह का कारनामा पहले कभी नहीं देखा गया था। चेन जियांग याओ तियानहुआ की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में हत्या का भाव स्पष्ट झलक रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई सुनहरी लंबी चाबुक को घुमाया और वह याओ तियानहुआ की गर्दन पर प्रहार कर गई। उसी क्षण याओ तियानहुआ ने भय से चीख मारी और उसकी आंखों में खौफ भर गया। जैसे ही लंबे कोड़े ने उसकी गर्दन पर प्रहार किया, उसका सिर तुरंत नीचे गिर गया। भयभीत और जमे हुए चेहरे के साथ याओ तियानहुआ अविश्वास और आक्रोश से भरा हुआ मर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि याओ परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उसकी मृत्यु इस तरह होगी। चेन जियांग ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, असल में जिस समय तुमने मुझे अपनी तलवार से मारने की कोशिश की थी, मैं पहले से ही तुम्हें मारना चाहता था। उन दोनों को मारने के बाद चेन जियांग ने उनकी थैलियां निकाल लीं। उनमें कुछ आत्मा के सिक्के और जड़ी बूटियां थीं, फिर भी उन्हें अच्छी खासी कमाई माना जा सकता था। कोई भी सबूत न छोड़ने के लिए चेन जियांग ने बड़ी मुश्किल से घटनास्थल को साफ किया। अगर कोई उस जगह पर पहुंचता जहां रथ था, तो किसी को भी यह पता नहीं चल पाता कि यहाँ एक तरफा नरसंहार हुआ था। चेन जियांग ऊंचे और समृद्ध शहर की ओर सड़क पर चल पड़ा। किंग सिटी विशाल थी और चारों ओर मोटी दीवारों से घिरी हुई थी। चेन जियांग ने शहर के बाहर फैली अंतहीन दीवार और खाई को देखा। विशाल शहर के द्वार से कई लोग अंदर बाहर आ जा रहे थे और कई सैनिक शहर की दीवार पर और द्वार के पास खड़े थे। चहल पहल भरी सड़कें चिकनी ईंटों से बनी थीं और पैदल यात्रियों से भरी हुई थीं। ये दृश्य द्वार से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। चेन जियांग आखिरकार किंग सिटी के अंदर पहुंच गया। उसने उत्सुकता से चारों ओर देखा। पहले उसे लगा था कि वह सिटी काफी बड़ा और चहल पहल वाला शहर है, लेकिन अब उसे पता चला कि वह एक कुएं के मेढक की तरह है। उसे किंग सिटी की विशालता का ठीक अंदाजा नहीं था, लेकिन वह इतना जरूर जानता था कि वह सिटी उससे कई गुना बड़ा है। अध्याय 0029 डिंगजियांग हर्बल मनो। अध्याय 29 डिंगजियांग हर्बल मनो। शहर में प्रवेश करने के बाद चेन जियांग ने देखा कि बहुत से लोग एक बहुत लंबी दीवार के सामने जमा थे। वह पास गया और पाया कि उस दीवार पर बहुत सारी जानकारी लगी हुई थी। उनमें या तो दिशा निर्देश थे या अन्य प्रकार की जानकारियां। इन सब के अलावा पूरे शहर का एक नक्शा भी था, जिसमें कुछ सराय, प्रसिद्ध दुकानें, शाही महल और वैवाहिक परिवारों के पते दर्शाए गए थे। नक्शा बहुत विस्तृत था। चेन जियांग ने जल्द ही नक्शे पर याओ परिवार का पता लगा लिया। ये शाही महल से ज्यादा दूर नहीं था। उसने नक्शे पर जू परिवार का पता भी लगा लिया। फिलहाल जू परिवार किंग सिटी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया में था। चेन जियांग का ध्यान एक और बात पर गया, वो ये कि वहाँ वस्तुओं की खरीद बिक्री, लापता व्यक्तियों या वस्तुओं की खोज और विभिन्न नौकरियों के लिए भर्ती प्रस्तावों से संबंधित जानकारी थी। इसका उद्देश्य किंग सिटी में नए आए लोगों की मदद करना था।
चेन जियांग ने ढेर सारी जानकारी को सरसरी तौर पर देखा और उसे आश्चर्य हुआ कि उसके दादाजी ने भर्ती का पोस्टर लगाया था। कीमियागरों की भर्ती हो रही है, स्थान चेन लुझोंग द्वारा पोस्ट किया गया। चेन जियांग को पोस्ट किया गया स्थान याद आ गया और फिर उसने उसे ढूंढने के लिए मानचित्र देखा। दादाजी तो बहुत फुर्तीले हैं, अभी अभी किंग सिटी पहुंचे हैं और एक बढ़िया दुकान ढूंढ ली है। चेन जियांग ने नक्शे से देखा कि दुकान की लोकेशन काफी अच्छी थी। यह एक चौराहे के कोने पर स्थित थी और साथ ही यह 3 मंजिला इमारत थी। मार्ग को याद करने के बाद चेन जियांग तुरंत रवाना हो गया। वह जल्द ही अपने गंतव्य पर पहुंच गया, लेकिन दुकान बंद थी और उसके दरवाजे बुरी तरह क्षतिग्रस्त थे। उन पर कई जगह कट के निशान और अन्य चिन्ह बने हुए थे। चेन जियांग ने कड़ी भौहें चढ़ाईं और दरवाजा खटखटाया। कौन? अंदर से एक बहुत गुस्से वाली आवाज आई। दादाजी, यह मैं हूँ। चेन जियांग ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। इस समय तक वह मामले के मूल को समझ चुका था। जैसे ही दरवाजा खुला, चेन जियांग ने चेन लुझोंग का बूढ़ा चेहरा गुस्से से भरा देखा। इस समय चेन जियांग ने स्पष्ट रूप से देखा कि दुकान के अंदर का वातावरण पूरी तरह अस्त व्यस्त था। टूटी हुई कुर्सियां और दीवारों पर तलवार के निशान बिखरे हुए थे। ये सब देखकर चेन जियांग ने अचानक अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जिससे कर्कश आवाजें निकलीं और उसकी आंखों में क्रोध भर आया। ये किसने किया? चेन जियांग ने उदास स्वर में पूछा। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह उस व्यक्ति को उसके किए की 10 गुना सजा दिलाएगा। अंदर आओ, फिर हम बात करेंगे, चेन लुझोंग ने कहा। चेन जियांग अंदर जाने के बाद तीसरी मंजिल पर गए। ऊपर जाते हुए उन्हें नुकसान का गहरा अंदाजा हो गया। दीवारें, फर्श और छत सब बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे। कुर्सियों और मेजों का तो जिक्र ही नहीं था। चेन जियांग जितना ज्यादा देखता गया उतना ही ज्यादा क्रोधित होता गया, लेकिन उसके चेहरे के भाव अभी भी शांत थे, जिससे चेन लुझोंग थोड़ा हैरान रह गया। तीसरी मंजिल पर चेन जियांग और चेन लुझोंग फर्श पर बैठे थे। पिछवाड़ा अभी भी ठीक है। मैंने दुकान पर 2 सहायकों को बुलाया था, लेकिन वे घायल हो गए हैं। मैं तो बस उन्हें कुछ दान और स्पिरिट सिक्के देने गया था। चेन लुझोंग ने आह भरी। ये दुकान मैंने बहुत पहले खरीद ली थी, लेकिन आज सुबह जब मैं बाहर गया तो कुछ लोग दौड़े दौड़े अंदर आ गए। फिर तो ये हाल हो गया। ये किसने किया? मैं तुरंत उन्हें सबक सिखाऊंगा। चेन जियांग गुस्से से भरा हुआ था। वह पहले ही याओ परिवार के मुखिया और प्रतिभाशाली व्यक्ति को मार चुका था। अब वह किसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं भी जाकर उस आदमी को सबक सिखाना चाहता हूँ, लेकिन वो रसायन शास्त्र के दुकानदारों में से एक है। अगर हमने उन्हें नाराज किया तो बाद में हमारे लिए दान बेचना मुश्किल हो जाएगा। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा। दादाजी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा चेन परिवार अभी अभी किंग सिटी में दाखिल हुआ है। अगर हमारे गेट के सामने ही हमें धमकाया गया और फिर भी हम उनकी बात मान गए तो भविष्य में हमारा चेन परिवार यहाँ कैसे बस पाएगा? मैं भी यह समझता हूँ। हालांकि दुकानदार के पीछे की जादुई शक्तियाँ इस दुकान को हथियाना चाहती हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरे द्वारा भर्ती का नोटिस पोस्ट करने के ठीक बाद उसने अपनी चाल चल दी। वह मुझे इन मुश्किलों के सामने पीछे हटने पर मजबूर करना चाहता है। चेन जियांग ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा। दादाजी, आप एक रसायन शास्त्री हैं और आश्चर्य की बात है कि एक मामूली दुकानदार आप पर अत्याचार कर रहा है। चेन लुझोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं पूरी स्थिति पर विचार कर रहा हूँ। हमारे चेन परिवार ने पहले ही याओ परिवार को नाराज कर दिया है। किंग सिटी में याओ परिवार के अलावा एक और कीमिया शक्ति थी और वह थी डैनशियांग हर्बल मैनर। किंग सिटी और कई अन्य शहरों में उनकी कई शाखाएं थीं और इसके अलावा वे हमेशा से ही कम प्रचारित रहे थे, लेकिन अब उन्होंने वास्तव में ऐसा कदम उठाया था। TLN डेनजियांग दानसियांग इक्वल्स गोली की सुगंध या सुगंध। डानेक्सियांग हर्बल मैनर। मैं जाकर उस दुकानदार को ढूंढता हूँ। किंग सिटी के अंदर 5 डानेक्सियांग हर्बल मैनर में से किसमें उसकी दुकान है? चेन जियांग अपने नितंबों से धूल झाड़ते हुए खड़ा हो गया। उसके चेहरे के भाव देखकर कोई भी साफ अंदाजा लगा सकता था कि वह हार मानने वाला नहीं था। चेन लुझोंग जानता था कि आज इस स्थिति से निपटने का कोई और तरीका नहीं है। वह अपने भतीजे की ताकत और अहंकार से भी वाकिफ था। दक्षिण की ओर। याद रखना, किसी की हत्या नहीं करनी। राजा नगर में किसी की हत्या करना अच्छा फल नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। TLN इसका परिणाम अच्छा नहीं है। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, फिर चेन लुझोंग के साथ दुकान से बाहर निकल गया। दादाजी, आपका वर्तमान स्तर क्या है? चेन लुझोंग के साथ रहते हुए चेन जियांग केवल अपनी क्यूई को ही महसूस कर सकता था और चेन लुझोंग से सच्ची क्यूई के जोरदार स्तर को महसूस करने में असमर्थ था। हे, मैं शाकाहारी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ताकत की तुलना तुम्हारे दादा से नहीं की जा सकती। चेन लुझोंग ने चेन जियांग को केवल एक अस्पष्ट उत्तर दिया। छोटे आदमी, किंग सिटी में ऐसे लोग हैं जिन्हें दुबके हुए बाघ और छिपे हुए ड्रैगन तारांकन के रूप में वर्णित किया जा सकता है, इसलिए मैं मनमाने ढंग से कार्य करने की हिम्मत नहीं करता। TLN इक्वल्स छिपे हुए विशेषज्ञ। चेन जियांग ने सिर हिलाया और कहा। मैं समझता हूँ। दादाजी ने जो कहा है उसे सुनकर आपको बहुत दुर्जेय होना चाहिए। अप्रत्याशित रूप से आप अभी भी हार मानने को तैयार हैं। चेन लुझोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बाद में आपको पता चलेगा कि कभी कभी मुरझाया हुआ फल खाना और भी मुश्किल होता है। अभी तक किसी को भी इस बेचारे बूढ़े की सही ताकत का पता नहीं है। अगर कोई मुझे उकसाए तो हे। चेन लुझोंग की हंसी बेहद खतरनाक थी, यहाँ तक कि चेन जियांग भी सिहर उठे। अगर आप अपनी ताकत छिपाते हैं तो आप अपने दुश्मन को बहुत बुरा सरप्राइज दे सकते हैं। ये वास्तव में एक बहुत ही खतरनाक चाल थी। जल्द ही चेन जियांग और चेन लुझोंग ऊंची दीवारों से घिरी एक जागीर के अंदर पहुंच गए।
ये दक्षिणी डेनशियांग हर्बल जागीर थी। वे एक बड़ी 2 मंजिला इमारत में दाखिल हुए और अंदर वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां मुख्य रूप से डैन बेचे जाते थे। बेटे, बात को ज्यादा आगे मत ले जाओ, चेन लुजोंग ने शिकायती लहजे में कहा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और फिर चिल्लाया, दुकानदार, जल्दी से बाहर निकलो। चेन जियांग ने अपनी आवाज में जोरदार ट्रूक्यूई भरी और उसे दहाड़ में बदल दिया। दहाड़ से पूरी इमारत हिल गई। अंदर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें हैरानी हुई कि कोई यहाँ परेशान करने आया है, और वो भी सिर्फ एक किशोर। डेनशियांग हर्बल मनो का कारोबार आमतौर पर अच्छा चल रहा था, लेकिन चेन जियांग की दहाड़ के कारण सभी लोग तुरंत बाहर निकल आए और स्थिति पर नजर रखने लगे। चेन जियांग की दहाड़ से डेनशियांग हर्बल मनो के सभी कर्मचारी चौंक गए। बड़ी संख्या में अंगरक्षक तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और चेन जियांग को घेर लिया। ये अंगरक्षक नश्वर मार्शल क्षेत्र के केवल चौथे या 5वें स्तर पर थे। चेन जियांग उनके शरीर से निकलने वाली हल्की सच्ची क्यूई से उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकता था। चेन जियांग जैसे ज्यादा लोग नहीं थे जो अपेक्षाकृत कम उम्र में ही नश्वर मार्शल क्षेत्र की ताकत के 6ठे स्तर पर पहुंच चुके थे। इसलिए इन अंगरक्षकों की तुलना में चेन जियांग अपेक्षाकृत ज्यादा ताकतवर था। चेन जियांग ने चारों ओर देखा। चेन लुजोंग का कोई नामोनिशान नहीं था। अभी कुछ देर पहले ही चेन लुजोंग भीड़ में घुल मिलकर बाहर आ गया था। ऐसा लग रहा था कि चेन लुजोंग इस मामले में कोई भी बयान नहीं देना चाहता था। क्या तुम्हें पता भी है कि यह जगह क्या है? तुम यहाँ भागने और उपद्रव मचाने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? आखिर में लगभग 30 साल का एक खूबसूरत आदमी सामने आया। उसने सफेद आलीशान कपड़े पहने हुए थे और कमर में एक खूबसूरत जेड बेल्ट लटक रही थी। एक नजर में ही हर कोई उसके कुलीन होने का अंदाजा लगा सकता था। अध्याय 0030 सबक सिखाना। अध्याय 30 सबक सिखाना। हालांकि चेन जियांग का रूप रंग बहुत साधारण था। वह किसी किशोर जैसा लग रहा था जो अभी अभी अपनी माँ की गोद से छूटा हो, लेकिन उसकी दहाड़ से ही अंगरक्षकों को साफ पता चल गया कि चेन जियांग कितना शक्तिशाली है। इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। आप यहाँ दुकानदार हैं? उनकी बात सुनकर सभी अंगरक्षक और बाहर से देख रहे लोग जोर से हंस पड़े। एक अंगरक्षक ने हंसते हुए कहा, आप दुकानदार को जानते तक नहीं और फिर भी यहाँ उपद्रव मचाने आए हैं। तुमने दुकानदार हुआ के बारे में नहीं सुना है ना? तुम्हें शहर के तीसरे युवा मालिक के बारे में तो सुनना चाहिए था। हमारा दुकानदार हुआ गवर्नर हुआ का तीसरा बच्चा है। तुम दुकानदार हुआ को भड़काने की कोशिश करके बस मौत की तलाश में हो। एक और अंगरक्षक ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, TLN, यहाँ का गवर्नर सिटी लॉर्ड है, चिंगजू। जब हुआफू पहने हुए आदमी ने लोगों से अपना नाम सुनते ही उसके चेहरे पर गर्व की झलक देखी तो उसने सिर हिलाया और कहा, मैं इस जगह का दुकानदार हूँ। हुआ शिन, आप यहाँ क्यों आए हैं? TLN, हुआफू एक चीनी कुलीन पोशाक है। TLN, अवमानना में थूकना। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। अगर तुम में वाकई कोई हुनर होता तो तुम अपने पिता की व्यवस्था से दुकानदार बनने के लिए भी यहाँ नहीं आते। जब तुम यहाँ दुकानदार बनने आए थे तो तुम्हारे पिता की नज़र में तुम पहले से ही बेकार समझे जाते थे। इस टिप्पणी ने सबको चौंका दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग आमने सामने ऐसी बात कहने की हिम्मत करेगा। हुआ शिन का चेहरा बेहद उतर गया। चेन जियांग का कथन सत्य से बहुत दूर नहीं था। एक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से एक के पुत्र के रूप में इस स्थान पर आकर कामकाज संभालना वास्तव में गर्व की बात नहीं थी। केवल पद थोड़ा बहुत उच्च कोटि का था। मैं आपसे फिर पूछता हूँ, क्या हमारी दुकान में तोड़फोड़ आपने और आपके आदमियों ने की थी? चेन जियांग का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। तो क्या हुआ? एक अंगरक्षक ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ कहा, ठीक है, दुकानदार हुआ हमें वहाँ ले गया था। हुआ शिन के चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगी। पता चला कि तुम बदला लेने के लिए यहाँ आए हो। वास्तव में मैं ही था जो लोगों को उस दुकान पर लाया था। हुआ शिन के पीछे खड़े अंगरक्षकों की भीड़ ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि उन्होंने किस तरह दुकान को नुकसान पहुंचाया। चेन जियांग ने ठंडे लहजे में कहा, तुम तो बस कुत्तों का झुंड हो। अगर चाहो तो तुम्हारा मालिक तुम्हें गुलाम बनाकर बेचने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? अच्छा मालिक पाकर खुश हो, मच्छर, तुम मौत चाहते हो। एक अंगरक्षक ने गुस्से में शाप दिया और पहले से ही उसकी ओर दौड़ना शुरू कर दिया। इस बीच चेन जियांग के हाथ में धमकी भरी गर्म लपटें अचानक प्रकट हुईं। एक पा की आवाज गूंजी और उसके तुरंत बाद दर्द भरी चीखें सुनाई दी। चेन जियांग ने अपनी सच्ची क्यूई से एक लंबा कोड़ा जमाया और अंगरक्षक के चेहरे पर मारा, जिससे अंगरक्षक उड़ गया। अंगरक्षक के चेहरे पर एक जला हुआ काला निशान रह गया। ये देखकर अंगरक्षकों का समूह, हालांकि वे चौंक गए थे, फिर भी उसकी ओर दौड़ पड़ा। आखिरकार वे संख्या में बहुत थे जबकि विरोधी केवल एक था। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा, चूंकि आपने पहले ही ऐसा करने की बात स्वीकार कर ली है, इसलिए मैंने आपको माफ न करने का फैसला किया है। अचानक चेन जियांग के शरीर से तीव्र तापमय ऊर्जा का विस्फोट हुआ और उसने अपने हाथ में पकड़ी अग्नि कोड़े को तेजी से लहराना शुरू कर दिया। वह इतनी तेजी से लगातार वार कर रहा था कि दूसरों की आंखें उसे देख भी नहीं पा रही थीं। यहाँ तक कि इससे कई परछाइयां भी बन रही थीं। सभी को ऐसा लग रहा था मानो चेन जियांग कई कोड़े पकड़े हुए उन पर वार कर रहा हो। अनगिनत सैलामेंडर की तरह दिखने वाले अनगिनत अग्नि कोड़े अंगरक्षकों के समूह पर जबरदस्त प्रहार कर रहे थे। हुआ शिन और उसके साथी बच भी नहीं पाए। पलक झपकते ही उन पर अनगिनत बार अग्नि कोड़े बरसने लगे। अग्नि कोड़े उन पर बेतहाशा प्रहार करते रहे, उनके शरीर के लगभग हर हिस्से पर वार करते रहे। इससे उनके शरीर पर कई जले हुए काले निशान पड़ गए, उनकी हड्डियां तक जल गईं और रुक रुक कर होने वाले दर्द के कारण वे चीखने लगे।
महज कुछ ही क्षणों में प्रत्येक व्यक्ति के शरीर पर कम से कम 3 कोड़े के निशान थे। शरीर के बाहर सच्ची क्यूई को मुक्त करना जिससे एक रूप का निर्माण हुआ। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि वह नश्वर मार्शल स्तर के छठे पायदान पर था। चेन जियांग की वास्तविक ऊर्जा अत्यंत प्रबल थी, मानो एक झुलसा देने वाली गर्म सांस हो जिसमें एक अदृश्य शक्तिशाली दबाव हो। चेन जियांग की ज्वालाओं का विकास वर्मिलियन बर्ड दिव्य अभ्यास द्वारा हुआ था। वर्मिलियन बर्ड एक पूजनीय प्राणी था और कोई भी साधारण व्यक्ति ऐसे अदृश्य सर्वशक्तिमान दबाव के सामने भय से कांप उठता। हुआ शिन खुद जानता था कि उसने लोहे की दीवार को लात मारी है और अनजाने में नश्वर मार्शल क्षेत्र के छठे स्तर के मार्शल आर्टिस्ट को नाराज कर दिया है। लेकिन उसे याद आया कि पहले दुकान में केवल एक अज्ञात मूल का गरीब बूढ़ा आदमी था। दानशियांग हर्बल मनो तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देगा। हमारे मनोस्वामी बहुत शक्तिशाली हैं। हुआ शिन दांत पीसते हुए बोला, लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया एक अग्नि कोड़ा बेरहमी से उसके मुंह पर लगा। इस बिंदु पर हुआ शिन को ये स्वीकार करना पड़ा कि उसके सामने खड़ा मार्शल कलाकार वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। उसने थोड़े से समय और थोड़े से प्रयास में ही उन्हें इस हद तक मारा कि वे अब अपना बचाव नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उनके शरीर में अग्नि क्यूई के अवशेष अभी भी बचे हुए थे। अगर वे उन्हें जल्दी से बाहर नहीं निकाल पाए तो इसका उनकी भविष्य की साधना पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अपने जागीर के स्वामी से कहो, यदि वह बदला लेना चाहता है तो जो कुछ भी हुआ है उसके बावजूद वह आकर मुझे दुकान में ढूंढ सकता है। चेन जियांग ने ये शब्द कहे और चले गए। हालांकि कुछ अंगरक्षक अभी भी बाहर सुरक्षित थे, लेकिन किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। चेन जियांग को जाते हुए देखने के बाद बाहर मौजूद सभी लोग थोड़े उत्साहित हो गए। उन्होंने जो कुछ देखा उसके बारे में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। स्टोर के पिछवाड़े में चेन लुजोंग ने हंसते हुए कहा, बच्चा, तुमने न केवल डेनेक्सियांग हर्बल मैनर को बल्कि किंग सिटी के गवर्नर को भी नाराज किया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पहले ही निकल चुका होता। चेन जियांग ने तिरस्कार भरी नजर से कहा, दादाजी, क्या आपको पहले से पता था कि दुकानदार किंग सिटी के गवर्नर का बेटा था? आप पलक झपकते ही गायब हो गए। चेन लुजोंग मुस्कुराया और बोला, मेरी बूढ़ी हड्डियां तुम नौजवानों जैसी नहीं हैं। मैं पागलपन से काम नहीं ले सकता, इसलिए निम्नलिखित मामला तुम्हें ही सुलझाना है। मैं केवल कुछ अवकाश के मामलों के लिए जिम्मेदार हूँ, बस। चेन जियांग कई दिनों से भागदौड़ कर रहा था। इस बार वह बहुत थका हुआ था, इसलिए वह आराम करना चाहता था। जल्द ही उसे डेनशियांग हर्बल मैनर के स्वामी और किंग सिटी गवर्नर का सामना करना था। चेन जियांग ने उनसे निपटने के लिए पहले से ही कुछ योजनाएं बना रखी थीं, इसीलिए उसने गवर्नर के बेटे पर हमला करने की हिम्मत की। आखिरकार इस दुनिया में धन की शक्ति बेहद शक्तिशाली होती है और निश्चित रूप से धन की शक्ति के सामने असली ताकत और भी ज्यादा मजबूत होती है। चेन जियांग, वह डेनेक्सियांग हर्बल मैनर संभवतः किसी संप्रदाय का शाखा प्रभाग है। सू मेयाओ घेरे के अंदर से प्रकट हुई और चेन जियांग से बोली। चेन जियांग उस समय बाथटब में नहा रहा था। सू मेयाओ के अचानक प्रकट होने से वह चौंक गया और फिर बोला, बहन मेयाओ, आपने पहले क्यों नहीं बताया? सू मेयाओ चेन जियांग की उजागर मजबूत मांसपेशियों को देखते हुए आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। निश्चिंत रहें, डेनेक्सियांग ताओयुआन एक मैत्रीपूर्ण संप्रदाय है। इसके अलावा वे सही और गलत के बीच स्पष्ट अंतर करते हैं। मुझे विश्वास है कि मनो लॉर्ड आपको परेशानी में नहीं डालेंगे। चेन जियांग ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, बहन मेयाओ, पानी अभी भी काफी गर्म है। मेरे साथ स्नान करने आओ। मैं बड़ी बहन को तुम्हारे साथ जाने दूंगी। हालांकि वह बर्फीली है, पर उसे गर्म पानी से नहाना बहुत पसंद है। सू मेयाओ हंसते हुए बोली। चेन जियांग ने 2 बार खांसते हुए पूछा, क्या डेनेक्सियांग ताओयुआन संप्रदाय का नाम है? चेन जियांग उन बड़े संप्रदायों में प्रवेश करने के लिए बहुत उत्सुक था। सू मेयाओ बड़े टब के पास आई और बोली, 8 प्रमुख संप्रदायों में से गोलियों के संबंध में डेनशियांग ताओयुआन की विशेषज्ञता अन्य संप्रदायों को भी ईर्ष्यालु बनाती है। तो क्या मेरे लिए डेनशियांग ताओयुआन में प्रवेश करना बहुत अच्छा नहीं होगा? आखिरकार यह एक कीमिया से संबंधित संप्रदाय है। सू मेयाओ ने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें ऐसा करने की सलाह नहीं देती। जहाँ तक कीमिया की बात है, मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। तुम्हें चरम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश करना चाहिए। जहाँ तक संप्रदाय की ताकत की बात है, ये सभी 8 प्रमुख संप्रदायों में शिखर पर है। इसकी स्थापना काफी वर्षों पहले हुई थी और चरम मार्शल संप्रदाय के पहले डीन एक महान व्यक्ति थे। उन मार्शल आर्ट संप्रदायों में प्रवेश करने में सक्षम होने के लिए चेन जियांग ने और भी अधिक परिश्रम से साधना की, क्योंकि उसे वास्तव में अपनी यात्रा शुरू करने से पहले नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचना था। TLN डेनजियांग ताओयुआन दानसियांग ताओयुआ इक्वल्स पिल फ्रेग्रेंस पैराडाइज एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय तई वुमे इक्वल्स ताई वुमेन